तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सॉल्यूशन सर में। हाय, दिस इज मोहित। तो आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं आपके इस प्यारे से सब्जेक्ट को जिसका नाम है एंटरप्रेन्योरशिप एंड न्यू वेंचर प्लानिंग। आज की वीडियो बेसिकली बीकॉम प्रोग्राम वाले बच्चों के लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल होने वाली है, जो हमारे बच्चे सेमेस्टर 4 के लास्ट हिंदी की वीडियो को लेके आप लोगों के मेरे पास काफी ज्यादा प्यारे प्यारे कमेंट्स आए और कुछ बच्चों से मैंने पूछा भी था कि आपका पेपर कैसा गया, तो उनसे भी मुझे काफी ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स मिला। आज की इस वीडियो में हम खत्म करेंगे आपके इस प्यारे से सब्जेक्ट को वन शॉट में, जिसका नाम है एंटरप्रेन्योरशिप एंड न्यू वेंचर प्लानिंग। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक, मतलब वो क्वेश्चन जो कि आपके पेपर में पहले से ही आ रखे हैं, जो प्रीवियस पेपर में क्वेश्चंस कवर्ड है, जो कि बारंबार रिपीट कर रहे हैं, उन सारे क्वेश्चंस को शॉर्ट ट्रिक के साथ मैं आपके साथ उन ट्रिक्स को भी शेयर करूंगा जिनके थ्रू आप जो बड़े बड़े क्वेश्चंस होते हैं ना, उन्हें ईजिली याद कर पाओगे। वीडियो में जो एक्सप्लेनेशन होने वाली है क्वेश्चंस की, वो काफ़ी ज़्यादा इजी वे में होने वाली है। और अगर आप इन सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से अच्छे वे में कर लेते हो तो आप 100% पास हो। ये मैं गारंटी देता हूँ कि आप खुद आके कमेंट में लिखोगे कि भैया पेपर काफ़ी ज़्यादा अच्छा गया था। ठीक है, तो मेनली हमारी जो पढ़ाई होती है वो काफ़ी ज़्यादा फ़न के साथ होती है, काफ़ी ज़्यादा मज़े के साथ होती है। जो भी हमारा ये 1 या फिर 1.5 घंटे का लेक्चर होगा, आप कहीं भी बोर नहीं होगे, क्योंकि हम जो पढ़ाई है वो काफ़ी ज़्यादा फ़न के साथ करते हैं। तो बिना किसी देरी के वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। हम अपने स्टूडेंट्स को मेनली 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले आते हैं हमारे वो बच्चे जो कि हमारी वीडियो को पेपर से एक दिन पहले देखते हैं, इनकी परसेंटेज थोड़ी ज़्यादा होती है। दूसरी कैटेगरी में आते हैं हमारे वो बच्चे जो कि हमारी वीडियो को पेपर से एक दिन पहले वाली रात को देखते हैं, इनकी कैटेगरी थोड़ी सी कम होती है। और सबसे लास्ट कैटेगरी में आते हैं हमारे वो बच्चे जिन्हें सिग्मा बच्चे भी कहा जाता है। ये काफ़ी ज़्यादा फैंटेस्टिक, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और माइंड ब्लोइंग होते हैं, क्योंकि ये वो बच्चे होते हैं जो कि हमारी वीडियो को पेपर से 1 या फिर 2 घंटे पहले देख रहे होते हैं, या फिर रास्ते में जाते जाते हुए देख रहे होते हैं, या फिर पेपर से 10-15 मिनट पहले भी देख रहे होते हैं। तो आप किस कैटेगरी में आते हो, हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन को। इसमें लिखा हुआ है, एक्सप्लेन एनी 3 टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर्स इन द इंडियन सिनेरियो। मतलब आपको 3 तरह के एंटरप्रेन्योर्स के बारे में बताना है जो कि हमारे इंडियन सिनेरियो के अंदर आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एंटरप्रेन्योर्स कहते किसे हैं। तो एंटरप्रेन्योर्स का मतलब होता है कोई भी वो पर्सन जो कि एक न्यू बिजनेस को स्टार्ट करता है एक नए आइडिया के साथ। ठीक है, तो अब बात करते हैं 3 तरह के एंटरप्रेन्योर्स के बारे में। तो सबसे पहला है हमारा इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर्स। ठीक है, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, इनोवेटिव मतलब कुछ नया इन्वेंट करता है जो। ठीक है, दीज एंटरप्रेन्योर्स कम अप विद न्यू आइडियाज़, प्रोडक्ट और टेक्नोलॉजीज़। जो ये हमारे एंटरप्रेन्योर होते हैं, ये नए आइडिया के साथ, नए प्रोडक्ट के साथ और नए टेक्नोलॉजी के साथ मार्केट के अंदर एंटर करते हैं। दूसरा हमारा पॉइंट है, दे फोकस ऑन इनोवेशन एंड ट्राई टू डू थिंग्स डिफरेंटली। मतलब इनका जो मेन फोकस होता है ना, वो इनोवेशन पे होता है। इनोवेशन मतलब कुछ नया इन्वेंट करने पे होता है, कुछ नया बनाने पे होता है, क्योंकि जो इनका मोटिव है वो मार्केट के अंदर कुछ नया लाना है। ठीक है, जैसे हम एग्जांपल की बात करें, एन इंडियन एंटरप्रेन्योर हु क्रिएट अ न्यू ऐप फॉर फार्मर टू चेक वेदर एंड मार्केट प्राइसेस। जैसे एक इंडिया के एंटरप्रेन्योर ने एक नया ऐप बनाया फार्मर्स के लिए, ताकि जो फार्मर्स है ना, वो मौसम को चेक कर सके कि मौसम अभी कैसा है, आने वाले टाइम में कैसा होगा, और जो फार्मर्स है वो मार्केट के प्राइसेस को भी पता कर सके। मतलब मार्केट के अंदर जो उनकी फसल है ना, उनके क्या प्राइसेस चल रहे हैं। दूसरा हमारा पॉइंट आ जाता है इनिशिएटिव एंटरप्रेन्योर्स। दे डू नॉट इन्वेंट न्यू थिंग्स बट कॉपी और इम्प्रूव एग्जिस्टिंग आइडियाज़। जो हमारे इनिशिएटिव एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, ये कुछ नई चीज़ इन्वेंट नहीं करते, बल्कि जो मार्केट के अंदर पहले से ही मौजूद चीज़ें होती है ना, उन चीज़ों को कॉपी करके दूसरी मार्केट के अंदर सोल्ड आउट कर देते हैं, मतलब बेच देते हैं, या फिर उन चीज़ों के अंदर कुछ इम्प्रूवमेंट करके फिर उन्हें मार्केट के अंदर बेच देते हैं, या फिर अपना बिजनेस स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो वो होते हैं हमारे इनिशिएटिव एंटरप्रेन्योर्स।
दूसरा हमारा पॉइंट है, दे ब्रिंग सक्सेसफुल बिजनेस मॉडल फ्रॉम दी अदर प्लेसेस एंड अडेप्ट दैम फॉर द इंडियन मार्केट। ठीक है, जो ये एंटरप्रेन्योर्स होते हैं ये किसी और जगह से जो मॉडल है उसे कॉपी करेंगे, ठीक है, फिर उसे इंडियन मार्केट के अंदर आके बेच देंगे या फिर अपने बिजनेस को स्टार्ट कर लेंगे। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, हमें और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। जैसे समवन स्टार्टिंग अ फूड डिलीवरी सर्विस इन अ स्मॉल टाउन सिमिलर टू स्विगी और जोमेटो। जैसे एक व्यक्ति है, उसने गांव के अंदर ना फूड डिलीवरी स्टार्ट कर दी, मतलब फूड डिलीवरी करना स्टार्ट कर दिया, जैसे शहरों के अंदर होता है स्विगी और जोमेटो की तरह। ठीक है, तो उसने इस आइडिया को कहाँ से कॉपी करा है? शहरों से करा है ना। शहरों के अंदर पहले उसने देखा कि स्विगी और जोमेटो का ना कुछ ये ऐप चल रहा है जो कि फूड डिलीवरी का काम करता है, तो उसने गांव के अंदर भी ये फैसिलिटी देना शुरू कर दिया। ठीक है, तीसरा हमारा पॉइंट आ जाता है सोशल एंटरप्रेन्योर्स। जैसे नाम से ही पता चल रहा है हमें, सोशल एंटरप्रेन्योर, देयर मेन गोल टू सोल्व सोशल प्रॉब्लम नॉट जस्ट अर्न प्रॉफिट। मैंने बोला था ना, जैसे नाम से ही पता चल रहा है, तो इनका जो मेन गोल होता है ना वो प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता, बल्कि सोशल प्रॉब्लम को सोल्व करना होता है, मतलब सामाजिक समस्याओं को सोल्व करना होता है। दे फोकस ऑन हेल्पिंग पीपल इन एरियाज लाइक एजुकेशन, हेल्थ और द एनवायरनमेंट। तो ये जो हमारे एंटरप्रेन्योर होते हैं ये लोगों की हेल्प करते हैं किन एरियाज़ में? जैसे एजुकेशन में, हेल्थ के अंदर या फिर इन्वायरमेंट के अंदर। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, हमें और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। एन एंटरप्रेन्योर हु सेट अप लो कॉस्ट स्कूल्स इन रूरल विलेजेस टू एजुकेट पुअर चिल्ड्रन। मतलब एक एंटरप्रेन्योर था, ठीक है, जिसने एक गांव के अंदर एक स्कूल खोला और उस स्कूल की जो कॉस्ट थी वो काफ़ी ज़्यादा कम रखी गई, मतलब जो उस स्कूल की फ़ीस थी ना वो काफ़ी ज़्यादा कम रखी गई, ताकि जो गांव के बच्चे हैं ना उन्हें एजुकेशन फैसिलिटी मिल सके। तो दूसरा क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट एंड फीचर ऑफ द फैमिली बिजनेस एंड गिव द सुटेबल एग्जाम्पल। तो आपको फैमिली बिजनेस के फीचर्स के बारे में बताना है और आपको एग्जाम्पल्स भी देने हैं। तो इसके आंसर को देखते हैं। लिखा हुआ है कॉन्सेप्ट ऑफ फैमिली बिजनेस इन सिंपल वर्ड। ठीक है, सिंपल वर्ड में ही देते हैं हम आपको सारे आंसर। अ फैमिली बिजनेस इज अ टाइप ऑफ बिजनेस दैट इज owned, मैनेज्ड एंड रन बाय द मेंबर ऑफ सेम फैमिली। ठीक है, जो फैमिली बिजनेस होता है वो एक ऐसा बिजनेस होता है जो कि कंट्रोल करा जाता है, मैनेज करा जाता है या फिर चलाया जाता है किन लोगों के द्वारा? एक सेम परिवार के मेंबर्स के द्वारा। ठीक है, द बिजनेस इज यूजली पास्ड डाउन फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट, लाइक फ्रॉम पेरेंट्स टू चिल्ड्रन। जो ये हमारा फैमिली बिजनेस होता है ये एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन, दूसरी जनरेशन से तीसरी जनरेशन, ऐसे कर करके पास होता रहता है। जैसे आपके जो मम्मी पापा हैं, ठीक है, उनकी जो सारी प्रॉपर्टी है वो उनके बाद आपको पास हो जाएगी, फिर आपके बच्चे होंगे, फिर जो आपकी प्रॉपर्टी है वो आपके थ्रू आपके बच्चों को पास हो जाएगी। ऐसे ही ये हमारा फैमिली बिजनेस होता है जो कि जनरेशन टू जनरेशन एक दूसरे को पास होता रहता है। अब बात करें फीचर्स के बारे में, फीचर्स ऑफ फैमिली बिजनेस। सबसे पहला हमारा फीचर आ जाता है फैमिली ओनरशिप। द बिजनेस इज मेनली owned बाय दी वन फैमिली। तो फैमिली ही ओनरशिप होती है इसकी। ठीक है, मतलब फैमिली के पास ही पूरे बिजनेस का कंट्रोल होता है और वो ही बिजनेस का आउन करती है, बिजनेस को कंट्रोल करती है। बिजनेस की जो ओनरशिप होती है वो फैमिली के पास ही होती है। ठीक है, दूसरा हमारा पॉइंट आ जाता है फैमिली मैनेजमेंट। फैमिली मेंबर ऑफन होल्ड इम्पोर्टेंट पोजीशन एंड मेक की डिसीजन। तो फैमिली अपने अकॉर्डिंग कुछ भी मैनेजमेंट कर सकती है। ठीक है, वो जो इम्पोर्टेंट पोजीशन है वो अपने द्वारा किसी को भी होल्ड कर सकती है। ठीक है, मतलब जैसे मैनेजर की रिक्वायरमेंट है उस बिज़नेस के अंदर, तो वो अपने फैमिली मेम्बर्स में से किसी को मैनेजर बना सकती है। मतलब जितने भी सारे डिसीज़न है ना वो उसके फैमिली के द्वारा ही लिए जाएंगे। पास्ड टू नेक्स्ट जनरेशन, मतलब जो हमारा बिजनेस है वो जनरेशन टू जनरेशन हैंड ओवर कर दिया जाता है। ठीक है,
फोर्थ हमारा पॉइंट है स्ट्रॉन्ग वैल्यू एंड ट्रस्ट। द बिजनेस इज बिल्ड ऑन द फैमिली वैल्यूज, ट्रस्ट एंड लॉन्ग टर्म गोल्स। तो ये जो बिजनेस होता है फैमिली बिजनेस, ये फैमिली के बीच में ट्रस्ट भी मेंटेन कर देता है, मतलब एक तरीके से विश्वास बढ़ा देता है। ठीक है। पांचवा हमारा पॉइंट आ जाता है लॉन्ग टर्म विजन। फैमिली बिजनेस ऑफन प्लान फॉर द फ्यूचर एंड वांट टू कीप द बिजनेस रनिंग फॉर द जनरेशन। तो जो फैमिली बिजनेस है वो एक लॉन्ग टर्म गोल को सोच के करा जाता है। ठीक है, मतलब ये नहीं कि आज फैमिली बिजनेस खुला और एक साल बाद बंद हो गया। जो फैमिली बिजनेस है ना वो एक लंबे टाइम तक चलता है हमारा। हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं। रिलायंस इंडस्ट्री इज़ वेल नोन एग्जाम्पल ऑफ फैमिली बिजनेस इन इंडिया। तो लिखा है एग्जाम्पल में, जो रिलायंस इंडस्ट्री है ना वो एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल है इंडिया के अंदर फैमिली बिजनेस का। इट वॉज स्टार्टेड बाय धीरू भाई अंबानी। जो ये इंडस्ट्री है ये धीरू भाई अंबानी के द्वारा स्टार्ट करी गई थी। एंड लेटर हिज सन मुकेश अंबानी। उसके बाद जो ये बिज़नेस है वो मुकेश अंबानी को ट्रांसफ़र कर दिया गया था। एंड अनिल अंबानी टुक ओवर द बिजनेस। ठीक है, मतलब जनरेशन टू जनरेशन जो बिजनेस पास होता रहता है वो हमारा फैमिली बिजनेस हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एंटरप्रेन्योर्स आर इनोवेटर्स, जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट। मतलब जो हमारे एंटरप्रेन्योर्स होते हैं ना वो इनोवेटर्स होते हैं, आपको इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करना है। एंटरप्रेन्योर्स आर इनोवेटर्स, जस्टिफिकेशन इन सिंपल वर्ड। तो हमने जो ये आपको डेफिनेशन दे रखी है काफ़ी ज़्यादा सिंपल वर्ड्स में दे रखी है, तो डेफिनेशन को देखते हैं। एंटरप्रेन्योर्स आर कॉल्ड इनोवेटर्स बिकॉज दे ब्रिंग न्यू आइडियाज़, प्रोडक्ट और वेज ऑफ डूइंग थिंग्स इनटू द मार्केट। जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं उन्हें इनोवेटर इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो नए आइडियाज़ को लेके आते हैं, नए प्रोडक्ट को लेके आते हैं, नए रास्ते को लाते हैं काम करने के। ठीक है, ताकि जो चीज़ें हैं वो और अच्छी तरीके से हो सके मार्केट के अंदर। ठीक है, कुछ हमने पॉइंट भी बताया है। सबसे पहला हमारा पॉइंट है दे क्रिएट न्यू प्रोडक्ट और सर्विसेज। जो हमारे एंटरप्रेन्योर है वो नए प्रोडक्ट और सर्विसेज बनाते हैं मार्केट के अंदर, ताकि मार्केट के अंदर जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो क्या हो सके, सोल्व हो सके, और जो लोगों की लाइफ है वो काफ़ी ज़्यादा ईजी बन सके। एग्जाम्पल देखते हैं, एन एंटरप्रेन्योर क्रिएट अ मोबाइल ऐप टू हेल्प स्टूडेंट स्टडी ऑनलाइन। जैसे एक एंटरप्रेन्योर ने बच्चों के लिए मोबाइल बनाया, ठीक है, ताकि जो बच्चे हैं ना वो अपनी जो स्टडी है उसे ऑनलाइन वे में भी कर सके। दूसरा हमारा पॉइंट है दे इम्प्रूव एग्जिस्टिंग आइडियाज़। जो हमारे एंटरप्रेन्योर है वो पहले से ही जो आइडियाज़ मार्केट के अंदर आ रखे हैं ना उन्हें और इम्प्रूव करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, ताकि जो उन आइडियाज़ से जो मार्केट के अंदर सर्विसेज मिलती है ना वो और अच्छी तरीके से मिल सके। इसका एग्जांपल देखते हैं, समवन स्टार्ट अ फूड डिलीवरी सर्विस दैट इज़ फास्टर एंड चीपर देन अदर। मतलब किसी एक व्यक्ति ने फूड जो डिलीवरी है वो तो पहले से ही स्टार्ट हो रखी है, लेकिन किसी और एक व्यक्ति ने फूड डिलीवरी की सर्विस स्टार्ट करी जो कि पहले वाली फूड डिलीवरी की सर्विस से काफ़ी ज़्यादा सस्ती है और काफ़ी ज़्यादा ईजी है। ठीक है, थर्ड हमारा पॉइंट है दे यूज़ न्यू टेक्नोलॉजी। जो हमारे एंटरप्रेन्योर है ना वो नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आज की डेट में चल रही है ना, लेटेस्ट टूल या फिर टेक्नोलॉजी चल रही है, वो उनका इस्तेमाल करके एक स्मार्ट सॉल्यूशन, मतलब एक सबसे बढ़िया तरीका ढूंढते हैं मार्केट की प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं इसका, यूजिंग एआई और रोबोट्स इन फार्मिंग टू मेक वर्क ईजियर फॉर फार्मर्स। अब आप देख सकते हो जो फार्मर होते हैं हमारे, जो उनके खेत होते हैं, अगर हम पुराने ज़माने की बात करें तो पहले जो वो खेतों के अंदर काम करते थे ना वो काफ़ी ज़्यादा मेहनत के द्वारा करा जाता था, मतलब काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता था। लेकिन आज की डेट में जो टेक्नोलॉजी है वो इतनी ज़्यादा एडवांस हो चुकी है कि जो खेतों का काम होता है वो मशीनों के द्वारा ना चुटकी से हो जाता है। ठीक है, चुटकी का मतलब बहुत आसानी से हो जाता है। ठीक है, फोर्थ पॉइंट हम देखते हैं, दे फाइंड न्यू वेज टू डू बिजनेस। जो हमारे एंटरप्रेन्योर्स हैं वो नए तरीके खोज के लाते हैं बिजनेस को करने के लिए। ठीक है, दे फाइंड बेटर, चीपर और फास्टर वे टू रन द बिजनेस। वो ऐसे काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके ढूंढते हैं, काफ़ी ज़्यादा सस्ते तरीके ढूंढते हैं, काफ़ी ज़्यादा
तेज गति वाले तरीके ढूंढते हैं जिनके द्वारा हम जो अपने बिजनेस है उसे रन कर सके, उसे चला सके। अगर हम इसका एग्जांपल लें तो लिखा हुआ है सेलिंग प्रोडक्ट ऑनलाइन इंस्टीड इन सोप टू रीच द मोर कस्टमर। जैसे दुकानों पे प्रोडक्ट और सर्विसेज ना बेचकर अगर हम उन प्रोडक्ट और सर्विसेज को ऑनलाइन फॉर्म में बेचें, जैसे कि आज की डेट में चल रहा है, तो हम लार्ज कस्टमर तक पहुंच सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मिसिस साक्षी इज हैविंग अ बिजनेस आइडिया इन हर माइंड, यू आर रिक्वायर्ड टू असिस्ट हर इन प्रिपेयरिंग द बिजनेस प्लान बाय डिस्क्राइबिंग इन ब्रीफ इट्स कंटेंट। मतलब मिसिस साक्षी नाम की एक लड़की है, उसके दिमाग में एक आइडिया है बिजनेस को लेके, ठीक है। तो आपको ना उसे एक तरीके से गाइड करना है कि बिजनेस के अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती है और क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी चाहिए जब आप एक न्यू बिजनेस को स्टार्ट करते हो, ठीक है। तो चलिए इसके आंसर को देखते हैं। द कंटेंट्स ऑफ अ बिजनेस प्लान टू हेल्प मिसिस साक्षी टर्न हर आइडिया इनटू अ सक्सेसफुल बिजनेस। तो ये 6 हमारे पॉइंट्स हैं। अगर जो मिसिस साक्षी है वो इन पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए अपने बिजनेस को कंटिन्यू करेगी तो वो डेफिनेटली सक्सेसफुल रहेगी। तो सबसे पहला हमारा पॉइंट है एग्जीक्यूटिव समरी, अ शॉर्ट ओवरव्यू ऑफ द बिजनेस आइडिया। तो सबसे पहले जो मिसिस साक्षी है उसे अपने बिजनेस आइडिया का एक शॉर्ट ओवरव्यू लेना है, ठीक है। दूसरा हमारा पॉइंट है इंक्लूड्स व्हाट द बिजनेस इज अबाउट, गोल एंड व्हाई इट इज सक्सीड। दूसरी चीज़ उसे क्या करनी है, बिजनेस के गोल को और बिजनेस के बारे में सारी चीज़ों को एक समरी में कन्वर्ट कर लेना है, ठीक है। दूसरा हमारा पॉइंट है बिजनेस डिस्क्रिप्शन, मतलब डिटेल्स अबाउट द बिजनेस। उसे बिजनेस के बारे में सारी जो डिटेल्स है वो कलेक्ट कर लेनी है, जैसे बिजनेस का नाम, बिजनेस के प्रोडक्ट और सर्विसेज के बारे में कि जो बिजनेस है वो किस तरह के प्रोडक्ट और सर्विसेज को मार्केट के अंदर सेल आउट करेगा, व्हाट प्रॉब्लम इट सोल्व। मार्केट के अंदर मिसिस साक्षी का जो बिजनेस है अगर वो आएगा तो वो किस तरह की जो प्रॉब्लम्स है उन्हें सोल्व करेगा। आगे है यूनिक फीचर, और उनके बिजनेस में ऐसा क्या यूनिक फीचर है जो कि उनके बिजनेस को बाकी सारे बिजनेस से जो कि मार्केट के अंदर प्रेजेंट है उनसे अलग बनाता है। थर्ड हमारा पॉइंट आ जाता है मार्केट एनालिसिस। मार्केट एनालिसिस का मतलब होता है मार्केट को अच्छे से एनालाइज करना, ठीक है। इंफॉर्मेशन अबाउट द टारगेट कस्टमर, तो सबसे पहले आपके पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए उन कस्टमर्स की जिनको आपको टारगेट करना है, ठीक है। स्टडी ऑफ द कॉम्पिटिटर, जो कि बिजनेस है, दूसरे बिजनेस है जो कि मार्केट के अंदर पहले से ही मौजूद है, तो उनमें से आपके कौन से कॉम्पिटिटर्स हैं तो उन्हें भी आपको स्टडी करना है, एनालाइज करना है। तीसरा हमारा पॉइंट है मार्केट ट्रेंड और डिमांड। आपको मार्केट की ट्रेंड और डिमांड को देखते हुए चलना है कि मार्केट के अंदर क्या ट्रेंड चल रहा है और किन चीज़ों की डिमांड है। फोर्थ हमारा पॉइंट आ जाता है मार्केटिंग एंड सेल्स स्ट्रैटेजी, ठीक है। तो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी और सेल स्ट्रैटेजी पर भी आपको ध्यान रखना है। इनके अंदर क्या पॉइंट आते हैं उन्हें देखते हैं। हाउ द प्रोडक्ट और सर्विसेज विल बी प्रमोटेड एंड सोल्ड। तो जो मार्केट के अंदर जो आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज है ना उन्हें आप कैसे प्रमोट करोगे, आपको उन चीज़ों पर भी ध्यान देना है। प्राइसिंग, एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स मेथड, आप किन मेथड के द्वारा अपनी सेल्स को इंक्रीज कर सकते हो, आपको क्या प्राइस सेट करना है, आपको कैसे एडवर्टाइजमेंट करनी है, ठीक है। फिफ्थ हमारा पॉइंट है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, ठीक है। मतलब जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है उसका क्या स्ट्रक्चर रहेगा। हु विल रन द बिजनेस, बिजनेस को कौन रन करेगा। दूसरा हमारा पॉइंट है रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द टीम मेंबर। हर एक टीम मेंबर्स के क्या क्या रोल्स रहेंगे और क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, ठीक है। वो आपको किस पॉइंट के अंदर कवर करनी है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, मतलब आपके जो पूरा बिजनेस है ना उसका क्या स्ट्रक्चर रहने वाला है। सिक्स्थ हमारा पॉइंट आ जाता है प्रोडक्ट और सर्विस डिटेल्स। प्रोडक्ट और सर्विस की आपको डिटेल भी मेंटेन करनी है, जैसे व्हाट इज़ बीइंग सोल्ड, जो भी चीज़ें बेची है उन्हें नोट डाउन करना है, ठीक है। या फिर क्या क्या चीज़ें आपको बेचनी है उन्हें नोट डाउन करना है। हाउ इट्स वर्क, जो आपकी चीज़ें हैं वो मार्केट के अंदर कैसे काम कर रही है, आपको उन चीज़ों पर भी ध्यान रखना है। बेनिफिट टू कस्टमर, आपकी जो चीज़ें हैं वो कस्टमर्स को बेनिफिट दे भी रही है या फिर नहीं दे रही, आपको उन चीज़ों पर भी ध्यान देना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट फॉर एन एंटरप्रेन्योर टू प्रिपेयर अ बिजनेस प्लान।
तो जो एक एंटरप्रेन्योर होता है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी क्यों होता है कि वो एक बिज़नेस प्लान को पहले से ही प्रिपेयर करके चले। तो प्लान तो भाई सिंपल सी चीज़ है, अगर आप कुछ भी काम कर रहे हो ना तो प्लान तो सबसे पहले आपको करना होता है। जो प्लानिंग होती है ना वो हमारा फर्स्ट स्टेप होता है किसी भी काम के टूवर्ड्स। ठीक है, इसके आंसर को देखते हैं। अ बिजनेस प्लान इज लाइक अ रोड मैप दैट शो हाउ अ बिजनेस विल स्टार्ट, ग्रो एंड सक्सीड। तो जो बिजनेस प्लान होता है ना वो एक रोड मैप की तरह होता है जो कि बताता है हमारे बिजनेस को वो कैसे स्टार्ट होगा, कैसे ग्रो करेगा और कैसे सक्सीड होगा। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एन एंटरप्रेन्योर फॉर द फॉलोइंग रीज़न। तो ये हमारे रीजंस हैं जिनके थ्रू हम कह सकते हैं कि जो प्लान है वो एंटरप्रेन्योर के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो पहला हमारा पॉइंट है गिव क्लियर डायरेक्शन। तो जो हमारा प्लान है वो एक क्लियर डायरेक्शन देता है किसको, एंटरप्रेन्योर को। इट हेल्प्स द एंटरप्रेन्योर नो व्हाट टू डू, हाउ टू डू एंड व्हेन टू डू। इट सेट्स क्लियर गोल एंड स्टेप टू अचीव दैम। तो ये हमें बताता है कि जो हमारे एंटरप्रेन्योर हैं उन्हें सबसे पहले क्या चीज़ करनी है, कब करनी है और कहाँ करनी है। ठीक है, ये हमें गोल और स्टेप्स क्लियर पहले से ही सेट करके दे देता है कि आपको सबसे पहले ये गोल अचीव करना है, फिर ये स्टेप करना है, फिर ये गोल अचीव करना है, फिर ये स्टेप करना है। ठीक है, दूसरा हमारा पॉइंट आ जाता है हेल्प्स इन गेटिंग फंडिंग। बैंक्स और इन्वेस्टर विल आस्क फॉर अ बिजनेस प्लान बिफोर गिविंग मनी। अ गुड प्लान सो दैट बिजनेस इज वेल थॉट आउट एंड वर्थ इन्वेस्टिंग इन। तो इसके थ्रू बिजनेस को फंड भी मिल जाता है, क्योंकि अगर जब वो फंड मांगने के लिए जो हमारा बिजनेस है वो बैंक के पास जाता है तो सबसे पहले जो बैंक है या फिर कोई भी इन्वेस्टर है वो बिजनेस का बिजनेस प्लान देखता है। ठीक है, जो बिजनेस प्लान है वो ये बताता है कि जो बिजनेस है वो आगे कंटिन्यू हो पाएगा या फिर उसकी जो चीज़ें हैं वो आगे चल पाएगी या नहीं चल पाएगी। तो बिजनेस प्लान को अच्छे से एनालाइज करके जो हमारा बैंक होता है या फिर इन्वेस्टर होता है उसके बाद बिजनेस के अंदर फंडिंग देते हैं। तीसरा हमारा पॉइंट आ जाता है आइडेंटिफाई प्रॉब्लम अर्ली, इट हेल्प टू स्पॉट रिस्क। मतलब जो हमारा बिजनेस का प्लान है ना वो प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। ठीक है, इट हेल्प्स टू स्पॉट रिस्क एंड चैलेंजेस बिफोर दे हैपन सो द एंटरप्रेन्योर कैन बी रेडी। तो जो हमारा अगर हमने बिज़नेस के लिए प्लान बना रखा होगा तो वो हमें पहले ही बता देगा कि जो बिज़नेस है ना आने वाले टाइम में उसके अंदर क्या क्या समस्या आने वाली है। तो जो हमारे एंटरप्रेन्योर है वो पहले से ही रेडी हो सकते हैं उन चैलेंजेस के लिए। ठीक है, फोर्थ हमारा पॉइंट आ जाता है गाइड्स डिसीजन मेकिंग। इट हेल्प इन मेकिंग बेटर डिसीजन अबाउट मार्केटिंग, प्राइसिंग, हायरिंग एंड मैनेजिंग मनी। तो अगर हमने एक प्लान बना रखा होगा अच्छे से तो हम सारी चीज़ों का ना एक अच्छे से डिसीज़न ले सकते हैं, एक अच्छा डिसीज़न ले सकते हैं कि मार्केटिंग कैसे करनी है, प्राइसिंग क्या सेट करनी है, किन किन लोगों को हायर करना है और जो हमारा पैसा है उसे कैसे मैनेज करना है एक एफिशिएंट वे में। ठीक है, फिफ्थ हमारा पॉइंट आ जाता है ट्रैक्स प्रोग्रेस। जो हमारा बिजनेस प्लान है उसके थ्रू हम अपने बिजनेस की प्रोग्रेस को क्या कर सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं। The entrepreneur can use the plan to check whether the business is growing or expected। मतलब जो हमारा बिजनेस है वो ग्रो कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसके थ्रू जो हमारा एंटरप्रेन्योर है वो पता लगा सकता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है डिस्कस द वेरियस टेक्निक्स यूज्ड बाय एन एंटरप्रेन्योर टू जनरेट अ बिजनेस आइडिया। मतलब कौन सी वो टेक्निक्स होती है जो कि एंटरप्रेन्योर्स इस्तेमाल करते हैं ताकि वो बिजनेस आइडिया को जनरेट कर सके। ठीक है, इसके आंसर को देखते हैं। Entrepreneur use different method to come up with new business idea। तो here are some simple and common techniques। तो ये कुछ टेक्निक्स के बारे में बता रखी है जिनके थ्रू जो हमारे एंटरप्रेन्योर्स है ना वो नए आइडिया को जनरेट करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा है वो लिखा हुआ है ऑब्जर्वेशन। वॉच व्हाट पीपल नीड्स और स्ट्रगल विद इन डेली लाइफ। तो सबसे पहले जो हमारा पॉइंट है वो है ऑब्जर्वेशन। जो हमारे एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं अच्छे से। वॉच व्हाट पीपल नीड और स्ट्रगल विद इन डेली लाइफ। वो लोगों को देखते हैं कि जो लोग हैं उनकी क्या ज़रूरतें हैं
और वो किन चीज़ों को फेस कर रहे हैं अपनी लाइफ के अंदर। लुक फॉर प्रॉब्लम एंड थिंक ऑफ वे टू सोल्व दैम। फिर उन प्रॉब्लम को देख के उन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने की जो आइडिया है उसके बारे में थिंक करते हैं, उसके बारे में सोचते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देखते हैं। नोटिसिंग लॉन्ग लाइन्स एट द टी स्टॉल एंड स्टार्टिंग अ मोबाइल टी सर्विस। एक व्यक्ति ने देखा कि जो टी का स्टॉल है ना, उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा लंबी लाइन लगी हुई है, तो उसने टी की एक ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड कर दी जिसके अंदर लोगों को काफ़ी ज़्यादा लंबी लाइन लगाने की ज़रूरत नहीं है, उन्हें ईजिली चाय मिल जाएगी। ठीक है, दूसरा हमारा पॉइंट है ब्रेन स्ट्रोमिंग। सिट विद अ ग्रुप और अलोन एंड थिंक ऑफ एज मैनी आइडियाज़ एज पॉसिबल। तो ब्रेन स्ट्रोमिंग के अंदर हमारा क्या आता है कि अकेले या फिर ग्रुप के अंदर बैठ के जितने आइडिया तुम सोच सकते हो ना, उतने आइडियाज़ के बारे में सोचो। ठीक है, नो आइडिया इज़ टू सिली, राइट एवरीथिंग डाउन फर्स्ट देन पिक अप द बेस्ट। तो जितने आइडिया तुमने सोचे उन्हें एक पेज के ऊपर नोट कर लो, फिर उनमें से जो सबसे बेस्ट आइडिया है उसे क्या कर लो, पिक कर लो। थर्ड हमारा पॉइंट आ जाता है मार्केट रिसर्च। स्टडी व्हाट कस्टमर वांट एंड व्हाट प्रोडक्ट सर्विसेज आर मिसिंग। तो एंटरप्रेन्योर हमारे क्या करते हैं, वो देखते हैं कि कस्टमर को किन चीज़ों की आवश्यकता है और क्या क्या प्रोडक्ट और सर्विसेज हैं जो कि वो मार्केट से चाहते हैं। फाइंड गैप्स इन द मार्केट वेयर यू कैन ऑफर समथिंग न्यू। तुम ये भी कर सकते हो कि मार्केट को ऑब्जर्व करके जिन भी चीज़ों की उन्हें नीड्स है उन चीज़ों को प्रोवाइड करके या फिर उनकी ही जैसी तुम और नई चीज़ें भी प्रोवाइड कर सकते हो, जिनसे कि तुम लार्ज क्वांटिटी में या फिर लार्ज वैरायटी में जो कस्टमर है वो अपने बिजनेस के टूवर्ड अट्रैक्ट कर सकते हो। एग्जाम्पल बात करें हम इसकी, रिसर्च सो पीपल वांट हेल्दी स्नैक। जैसे एक रिसर्चर ने रिसर्च करी, जैसे किसी एक एंटरप्रेन्योर ने रिसर्च करी और उसने देखा कि जो लोग बाग हैं ना, उन्हें स्नैक तो खाने हैं लेकिन ऐसे स्नैक्स खाने हैं जो कि उनकी बॉडी के लिए हेल्दी हो। स्टार्ट अ बिजनेस सेलिंग लो कैलोरीज चिप्स। तो उसने डिसाइड करा कि वो ऐसी चिप्स बेचेगा जिसके अंदर काफ़ी ज़्यादा कम अमाउंट में कैलोरी होती है। ठीक है, फोर्थ हमारा पॉइंट है टॉकिंग टू पीपल। आस्क कस्टमर, फ्रेंड और एक्सपर्ट अबाउट देयर नीड्स और प्रॉब्लम। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं कि लोगों से बातचीत कर सकते हैं, जैसे कस्टमर से पूछ सकते हैं, अपने दोस्तों से पूछ सकते हैं, कुछ एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं उनकी नीड्स और प्रॉब्लम के बारे में, ज़रूरतें और समस्याओं के बारे में। रियल लाइफ कन्वर्सेशन एंड कैन गिव ग्रेट आइडियाज़। अगर हम किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले लोगों से रियल में कन्वर्सेशन करें, रियल में बातचीत करें, तो उसके थ्रू हमें काफ़ी ज़्यादा ग्रेट आइडिया मिल सकते हैं, जैसे आज की डेट में कंपनीज कर रही है। सिक्स्थ हमारा पॉइंट आ जाता है यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी एंड ट्रेंड्स। टेक्नोलॉजी और ट्रेंड का यूज़ करके भी हम बिजनेस आइडिया को जनरेट कर सकते हैं, जैसे फॉलो न्यू टेक्नोलॉजी एप्स ट्रेंड टू क्रिएट समथिंग मॉडर्न एंड इन द डिमांड। तो ऐप, टेक्नोलॉजी या फिर ट्रेंड का इस्तेमाल करके हम ऐसी चीज़ बना सकते हैं जिसकी मार्केट के अंदर काफ़ी ज़्यादा डिमांड है। एग्जाम्पल, यूज़ सोशल मीडिया ट्रेंड टू क्रिएट फैशन ब्रांड फॉर यूथ। सोशल मीडिया का ट्रेंड का यूज़ करके हम ऐसे क्लोथ्स को डिज़ाइन कर सकते हैं जो कि आज के यूथ को काफ़ी ज़्यादा पसंद आए और जो कि ट्रेंड में चल रहा हो। फिफ्थ हमारा पॉइंट है स्टडी सक्सेसफुल बिजनेस। लुक एट व्हाट अदर आर डूइंग वेल एंड थिंक ऑफ हाउ टू इम्प्रूव इट और डू इट डिफरेंटली। मतलब मार्केट के अंदर जो पहले से ही बिजनेस आ रखे हैं, आपको उन्हें एनालाइज करना है। या तो आप उनकी तरीके का सेम बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो या फिर उन बिजनेस के अंदर कुछ इम्प्रूवमेंट करके फिर मार्केट के अंदर ला सकते हो। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं तो आपको और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। एग्जाम्पल में हमारा लिखा हुआ है सी अ फूड ट्रक डूइंग वेल इन अ सिटी एंड स्टार्ट वन विद अ डिफरेंट मेन्यू इन योर एरिया। जैसे तुमने देखा कि एक जो तुम्हारा शहर था ना, उसके अंदर एक जो फूड ट्रक है, मतलब जो खाना है जो ट्रक के द्वारा डिलीवरी करा जाता है, मतलब एक छोटी सा रेस्टोरेंट होता है जो कि ट्रक के अंदर ही खोला जाता है। मतलब आप कुछ भी ऑर्डर दे सकते हो, वहाँ पे जाके आपको मिल जाएगा। तो आपने उस चीज़ को ना एनालाइज करा, आपने देखा भाई यार ये तो सही पैसा कमा रहा है,
तो आपने भी एक फूड ट्रक का जो बिज़नेस है वो स्टार्ट करा, लेकिन आपने क्या चीज़ एक्स्ट्रा करी, आपने ना अपने जो फूड ट्रक का बिज़नेस स्टार्ट करा था उसके अंदर जो खाने वाली डिश है उनका जो मेन्यू है, मतलब उनकी जो वैरायटी है वो काफ़ी ज़्यादा कर दी। ठीक है, इससे जो कस्टमर है वो आपके जो फूड ट्रक के बिज़नेस है उसके टूवर्ड क्या हो सकते हैं, अट्रैक्ट हो सकते हैं, जिससे कि आपका हाई अमाउंट में प्रॉफिट हो सकता है। तो अगला हमारा क्वेश्चन है डिस्कस द वेरियस रीज़न विच लीड टू कॉन्फ्लिक्ट इन अ फैमिली बिजनेस। तो आपको उन रीजंस के बारे में बताना है जिनकी वजह से जो हमारे फैमिली बिजनेस होते हैं उनके बीच कॉन्फ्लिक्ट हो जाती है, मतलब लड़ाइयाँ हो जाती है। सजेस्ट द स्ट्रैटेजीज दैट कुड बी यूज्ड टू रिसोल्व सच कॉन्फ्लिक्ट। और आपको उन स्ट्रैटेजीज़ के बारे में बताना है जिनके थ्रू आप उन कॉन्फ्लिक्ट्स को, मतलब उन लड़ाई और दंगों को क्या कर सकते हो, बंद कर सकते हो या फिर कम कर सकते हो। तो मैंने दो बॉक्स यहाँ पर बनाए हैं। पहले बॉक्स में हमने बात करी है रीजंस के बारे में और दूसरे बॉक्स में हमने बात करी है स्ट्रैटेजी के बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं अपने पहले रीज़न को। सबसे पहला रीज़न है लैक ऑफ क्लियर रोल्स। मतलब जब हमारे रोल्स क्लियर नहीं होते तो इसकी वजह से क्या क्या चीज़ें फेस करनी पड़ती है। फैमिली मेम्बर्स में नॉट नो हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट। तो इस केस में जो हमारे फैमिली मेम्बर्स होते हैं उन्हें यही नहीं पता होता कि कौन किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। दूसरा हमारा पॉइंट है दिस कोज कन्फ्यूज़न एंड फाइट ओवर अथॉरिटी। और इसकी वजह से कन्फ्यूज़न भी क्रिएट हो जाती है और अथॉरिटीज़ के बीच में लड़ाइयाँ भी हो जाती है। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं अनईक्वल ट्रीटमेंट। इफ़ समवन फैमिली मेम्बर फील दे आर नॉट ट्रीटेड फेयरली इट लीड्स टू जेलस एंड आर्ग्यूमेंट्स। अगर किसी भी फैमिली मेम्बर को ऐसा लगता है कि उसे इक्वली ट्रीट नहीं किया जा रहा तो वो उसके मन में जेलसी की एक भावना पैदा कर देते हैं या फिर वो आर्गुमेंट करने लग जाते हैं। ठीक है, तो दूसरा रीज़न हमारा ये है। तीसरा हमारा रीज़न है डिफरेंट ओपिनियन। मेनली हमारी दो जनरेशन के लोग बिजनेस के अंदर इंक्लूड होते हैं। एक होते हैं हमारी यंगर जनरेशन के, एक होते हैं हमारी ओल्डर जनरेशन के। तो यंगर जनरेशन के जो ओपिनियन होते हैं वो अलग होते हैं ओल्डर जनरेशन के लोगों से। मतलब ओल्डर जो जनरेशन के लोग होंगे उनके सोचने का तरीका थोड़ा सा अलग होगा और जो हमारे यंगर जनरेशन के बच्चे होंगे उनका जो सोचने का तरीका है वो थोड़ा सा अलग होगा। ठीक है, तो कभी कभार इस चीज़ के ऊपर भी फैमिली बिजनेस के अंदर लड़ाइयाँ हो जाती है। फोर्थ हमारा पॉइंट आ जाता है मनी मैटर्स। इस पॉइंट के अंदर क्या लिखा हुआ है कि कभी कभार क्या हो जाता है डिसएग्रीमेंट ओवर सैलरी, प्रॉफिट शेयरिंग और स्पेंडिंग कैन क्रिएट टेंशन। कभी कभार प्रॉफिट शेयरिंग के ऊपर लड़ाई हो जाती है कि इसे इतना प्रॉफिट मिल रहा है, मुझे इतना मिल रहा है। ठीक है, स्पेंडिंग के ऊपर कि भाई तू तो ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहा है, यहाँ पे ज़्यादा स्पेंड करना है, इतना पैसा तुझे इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए था। क्योंकि फैमिली बिजनेस है हमारा, कोई भी बोल सकता है इसके अंदर। ठीक है, तो ये हमारे 4 पॉइंट है जिसमें हमें बता रखा है कि अगर कोई भी इन चारों पॉइंटों में से आपके बिजनेस में चीज़ें होती हैं तो जो फैमिली बिजनेस है ना हमारा, उसके अंदर लड़ाई होना कन्फर्म है। ठीक है, तो इन रीजंस की वजह से जो हमारी लड़ाई है वो होती है। अब बात करते हैं स्ट्रैटेजीज़ के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहली जो हमारी स्ट्रैटेजीज़ है वो लिखा हुआ है क्लियर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो अगर आपको इन लड़ाइयों को कम करना है तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा, रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी को क्लियर करना होगा। मतलब कि किसका क्या काम है, किसका क्या रोल है, कौन किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। ठीक है, दूसरा है हमारा फेयर पॉलिसीज़। फेयर पॉलिसीज़ का मतलब क्या है कि जो भी आप रोल या फिर लॉ बना रहे हो ना वो बिजनेस के अंदर हर एक बंदे पे इक्वली अप्लाई होना चाहिए। यानी कि इस बंदे पे ये रूल ज़्यादा अप्लाई होगा, इस बंदे पे ये रूल कम अप्लाई होगा। ठीक है, थर्ड हमारा पॉइंट है ओपन कम्युनिकेशन। मतलब कि हमें ना ओपन कम्युनिकेशन करनी है। हर चीज़ की जो बातचीत है ना वो ओपनली कर दी जाए हर एक फैमिली मेम्बर के साथ। इससे क्या होगा कि जो हर एक फैमिली मेम्बर है ना उनका ट्रस्ट बिल्ड होगा। उन्हें ये लगेगा कि हाँ कि हम भी जो हमारा बिजनेस है उसकी हर एक एक्टिविटी में इन्वॉल्व है। ठीक है, और हर चीज़ हमें ऑनेस्टली बोलनी है, मतलब ईमानदारी के साथ बोलनी है। कोई भी ये नहीं कि इसके सामने थोड़ी ज़्यादा फेंक दी, इसके सामने थोड़ी कम फेंक दी। ठीक है, और अगर हम कम्युनिकेशन करते हैं लोगों के साथ तो उससे हमें क्या मिलता है, लोगों के व्यूज़ भी मिलते हैं। ठीक है, उनके ओपिनियन मिलते हैं। फोर्थ हमारा पॉइंट आ जाता है प्रोफेशनल हेल्प।
इन सीरियस केसेस टेक हेल्प फ्रॉम द बिजनेस एडवाइज़र और फैमिली काउंसलर्स। तो अगर हम कोई सीरियस केस हो गया तो उसमें हम प्रोफेशनली हेल्प ले सकते हैं किसी बड़े बंदे से, ठीक है। उससे हमारी जो कॉन्फ्लिक्ट है वो जल्दी सोल्व हो जाए। आप नोट्स स्क्रीन पर देख रहे हो, ठीक है, जिसमें से मैं आपको ये सारे क्वेश्चन करा रहा हूँ, ये आप परचेज़ कर सकते हो एक छोटे से अमाउंट में, खाली 29 रुपीज़ में। इसका ये 29 रुपीज़ इतना कम अमाउंट रखने का जो रीज़न है वो मेनली यही है कि जो हमारे सारे बच्चे हैं वो इस नोट्स को परचेज़ कर सकें और अपने कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से रिवाइज़ कर सकें। और बेसिकली यार, अगर 29 रुपीज़ में कोई भी पेपर पास हो रहा है तो यार आपको वो चीज़ कर लेनी चाहिए, क्योंकि 29 रुपीज़ काफ़ी ज़्यादा बड़ा अमाउंट नहीं होता, छोटा सा ही अमाउंट होता है। तो आप नोट्स परचेज़ करके अपनी अच्छे से रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप नोट्स परचेज़ करते हैं तो ये हमारी टीम की भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है, लेकिन उससे ज़्यादा ये आपकी हेल्प करेगा। आप अपने सारे कॉन्सेप्ट को अच्छे से रिवाइज़ करना, इन नोट्स को अच्छे से यूटिलाइज़ करना, सारी चीज़ें पॉइंट टू पॉइंट पेपर में लिख के लाना और पेपर को 100% फोड़ के आना। फिर देखो, आप केवल पास नहीं होगे, आप अपने पेपर में अच्छे मार्क्स भी स्कोर करोगे। अगला हमारा क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट एंड फंक्शन ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट इन अ स्टार्टअप। तो आपको मार्केटिंग मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट और फंक्शन को डिफाइन करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कॉन्सेप्ट्स के बारे में। मार्केटिंग मैनेजमेंट मीन्स, मार्केटिंग मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? प्लानिंग करना, ऑर्गेनाइजिंग करना, कंट्रोलिंग करना सारी मार्केटिंग एक्टिविटीज़ को, ठीक है, ताकि हम अपने जो प्रोडक्ट्स हैं या फिर जो सर्विसेज हैं उन्हें मार्केट के अंदर सेल कर सकें और उन्हें प्रमोट कर सकें, ठीक है। फॉर अ स्टार्टअप, मार्केटिंग मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट हेल्प द न्यू बिजनेस रीच कस्टमर, बिल्ड अ ब्रांड, ग्रो सेल। अब एक किसी भी नए बिजनेस के लिए जो मार्केटिंग मैनेजमेंट होती है ना, वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि इसके थ्रू वो ज़्यादा कस्टमर तक पहुंच सकता है, वो अपने ब्रांड को बिल्ड कर सकता है मार्केट के अंदर, वो अपनी सेल्स को बढ़ा सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं फंक्शन के बारे में, जो कि मार्केटिंग मैनेजमेंट के होते हैं। अंडरस्टैंडिंग कस्टमर नीड्स। तो मार्केटिंग मैनेजमेंट के थ्रू हम कस्टमर की नीड्स को क्या कर सकते हैं? अंडरस्टैंड कर सकते हैं। फाइंड आउट व्हाट पीपल वांट और नीड। हम ये पता लगा सकते हैं कि एक्चुअली में लोगों को क्या चाहिए और उन्हें किस चीज़ों की ज़रूरत है। एग्जाम्पल, डूइंग सर्वे और आस्किंग कस्टमर डायरेक्टली। हम सर्वे कर सकते हैं और कस्टमर से पूछ सकते हैं डायरेक्टली कि आपको किस चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। दूसरा हमारा पॉइंट है प्रोडक्ट डेवलपमेंट। क्रिएट और इम्प्रूव प्रोडक्ट और सर्विसेज दैट मीट्स कस्टमर नीड्स। तो हम उन प्रोडक्ट और सर्विसेज को क्रिएट कर सकते हैं जिनसे कि जो हमारे जो कस्टमर है उनकी जो ज़रूरतें हैं वो क्या हो सकती है? पूरी हो सकती है। थर्ड हमारा पॉइंट आ जाता है प्राइसिंग डिसाइडिंग, ठीक है। द राइट प्राइस, नॉट टू हाई और नॉट टू लो, बेस्ड ऑन द कॉस्ट, कस्टमर वैल्यू एंड कंपटीशन। तो जो मार्केटिंग मैनेजमेंट है वो हमारी हेल्प करता है प्राइस को डिसाइड करने में, और जो हमारा एक राइट प्राइस होता है वो तो ना काफ़ी ज़्यादा होता ना ज़्यादा कम होता, वो होता है एक मीडियम रेंज में। क्योंकि जो हमारा एक प्राइस है वो किन चीज़ों को ध्यान में रख के रखा जाता है? हमारे कॉम्पिटिटर्स के, ठीक है, कि कंपटीशन के अंदर जो हमारे बिजनेस है उन्होंने अपने प्रोडक्ट का क्या प्राइस रख रखा है और कस्टमर्स है वो किस रेंज तक के जो प्रोडक्ट है उन्हें बाय करना चाहते हैं, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों के बेसिस पे ही जो हमारी प्राइसिंग है वो होती है। अगला हमारा पॉइंट है प्रमोशन। टेल पीपल अबाउट द प्रोडक्ट यूजिंग एड्स, सोशल मीडिया, इवेंट्स एक्सेट्रा। तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का यूज़ करके हम अपने कस्टमर तक अपनी बातें पहुंचा सकते हैं, जैसे आज की डेट में पहुंचाई जा रही है। आपने देखा होगा सर्फ एक्सेल की ऐड आती है, ठीक है। सर्फ एक्सेल हमारा एक डिटर्जेंट है जिसकी ऐड आपने देखी होगी टीवी सीरियल के ऊपर, और काफ़ी ज़्यादा, जैसे कोई भी प्रोटीन है, ठीक है, कोई भी प्रोटीन सप्लीमेंट है, उनकी बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ द्वारा ऐड कराई जाती है। तो उनके थ्रू हम क्या कर सकते हैं? अपने प्रोडक्ट को ना लोगों तक पहुंचा सकते हैं, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट करवा सकते हैं उनकी। फिफ्थ हमारा पॉइंट आ जाता है डिस्ट्रीब्यूशन डिसाइड, हाउ एंड वेयर द प्रोडक्ट विल बी सोल्ड। तो मार्केटिंग मैनेजमेंट के द्वारा हम पता लगा सकते हैं कि जो हमारा प्रोडक्ट है वो कहाँ और कब बेचा जाएगा, ठीक है। ऑनलाइन मोड में बेचा जाएगा या फिर ऑफलाइन मोड में बेचा जाएगा, ठीक है।
सिक्स्थ हमारा पॉइंट आ जाता है कस्टमर रिलेशनशिप। कीप कस्टमर हैप्पी विद गुड सर्विस एंड सपोर्ट सो दे कम बैक। तो आपको जो कस्टमर से रिलेशनशिप है ना वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे रखने हैं, क्योंकि अगर एक अच्छे रिलेशनशिप आप मेंटेन करके रखोगे तो जो कस्टमर है वो बारंबार आपकी शॉप पे आता ही रहेगा। सेवंथ हमारा पॉइंट है मार्केट रिसर्च। तो मार्केटिंग मैनेजमेंट से हम मार्केट रिसर्च भी करते हैं, जो कि हेल्प करता है मार्केट की किस चीज़ में, ट्रेंड को एनालाइज करने में कि करंट में मार्केट के अंदर क्या ट्रेंड चल रहा है, कौन कौन उसके कॉम्पिटिटर है और हम अपनी चीज़ों को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। हमारा क्वेश्चन है डिफाइन एंजल इन्वेस्टर बाय गिविंग एन एग्जांपल। तो आपको एंजल इन्वेस्टर के बारे में बताना है कि एंजल इन्वेस्टर हमारे कौन होते हैं एग्जाम्पल के साथ। डिस्कस द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ यूजिंग एन एंजल इन्वेस्टर टू फंड अ स्टार्टअप। तो आपको एंजल इन्वेस्टर के प्रोज और कंक्लूजन के बारे में बताना है, मतलब एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों के बारे में बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे एंजल इन्वेस्टर होते कौन है। लिखा हुआ है एन एंजल इन्वेस्टर इज अ वेल्दी पर्सन हु गिव्स मनी टू अ न्यू और स्मॉल बिजनेस इन रिटर्न फॉर ओनरशिप और शेयर इन द कंपनी। तो एंजल इन्वेस्टर मेनली कौन से इन्वेस्टर होते हैं, वो एक पर्सन होता है जिसके पास काफ़ी अंधा पैसा होता है, जो कि नए और स्मॉल बिजनेसेस की हेल्प करता है, उन्हें फंडिंग प्रोवाइड करके, उन्हें पैसा प्रोवाइड करके, लेकिन रिटर्न में वो उस बिज़नेस की थोड़ी सी ओनरशिप लेता है या फिर उस बिज़नेस के शेयर्स लेता है, ठीक है। दे यूजुअली इन्वेस्ट इन अ अर्ली स्टेज व्हेन द बिजनेस इज जस्ट स्टार्टिंग एंड मे नॉट गेट लोन्स इजीली। ये मेनली बिजनेस की कब हेल्प करते हैं, ये बिजनेस की हेल्प करते हैं अर्ली स्टेज में, मतलब जब जो हमारा बिजनेस है वो स्टार्ट ही होता है और जो बिजनेस है उसे कहीं से भी लोन नहीं मिल पाता, तब हमारे भगवान बन के आते हैं कौन, एंजल इन्वेस्टर, ठीक है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं एंजल इन्वेस्टर के एडवांटेज के बारे में। तो सबसे पहला एडवांटेज क्या होता है, ईजी एक्सेस टू फंड्स, मतलब बिजनेस को एक ईजी तरीके से इनसे क्या मिल जाता है, फंड मिल जाता है। दूसरा, नो रीपेमेंट आर रिक्वायर्ड, मतलब अगर जो बिजनेस है वो बैंक से फंड लेगा तो बैंक को उसे रिटर्न करना पड़ेगा, लेकिन अगर वो एंजल इन्वेस्टर से फंड लेगा तो उससे रिटर्न नहीं करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो हमारे एंजल इन्वेस्टर है वो कंपनी के अंदर ही ओनरशिप ले लेते हैं, ठीक है, या फिर कंपनी के शेयर्स ले लेते हैं। तीसरा हमारा पॉइंट आ जाता है इसमें यूज़फुल एडवाइस एंड कॉन्टैक्ट्स। तो जो हमारे एंजल इन्वेस्टर है वो हमारे न्यू बिजनेस या फिर स्मॉल बिजनेस को एडवाइस भी देते हैं, ठीक है, और कॉन्टैक्ट्स भी देते हैं जिनके थ्रू वो अपने बिजनेस को मार्केट के अंदर ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हम इनके कंक्लूजन के बारे में, कंक्लूजन नहीं, डिसएडवांटेज के बारे में, ठीक है। तो डिसएडवांटेज सबसे पहला हमारा आ जाता है लॉस ऑफ कंट्रोल। इसका मतलब क्या है कि अगर हम फंडिंग एंजल इन्वेस्टर से लेते हैं तो हमारा मेनली क्या हो जाता है, बिजनेस पे लॉस ऑफ कंट्रोल हो जाता है, क्योंकि ओनरशिप वो बिजनेस की थोड़ी ले लेता है, तो इससे हमारा क्या होता जाता है, धीरे धीरे करके लॉस ऑफ कंट्रोल हो जाता है, ठीक है। आगे हमारा प्रॉफिट शेयरिंग, यू हैव टू शेयर प्रॉफिट विद दैम एज दे ऑन अ पार्ट ऑफ द बिजनेस। अब मेनली जब आप एंजल इन्वेस्टर से पैसे नहीं लेते, फंडिंग नहीं लेते, तो आपको उन्हें प्रॉफिट शेयर करने की कोई ज़रूरत थी नहीं, लेकिन अब आपने उनसे फंडिंग ली है और उनका शेयर है आपके बिजनेस के अंदर, या फिर उन्होंने ऑन कर रखा है आपका जो बिजनेस है उसके अंदर ओनरशिप है उनकी, तो आपको अब प्रॉफिट भी शेयर करना ही पड़ेगा उनके साथ, ठीक है। सेवंथ पॉइंट है हमारा हाई एक्सपेक्टेशन, दे मे एक्सपेक्ट क्विक ग्रोथ और रिटर्न विच एड्स प्रेशर। अब जो ये हमारे एंजल इन्वेस्टर है ये बिजनेस से एक्सपेक्ट क्या करते हैं कि भाई जो बिजनेस है ना वो काफ़ी ज़्यादा जल्दी ग्रो हो, जिससे कि क्या होता है, बिजनेस के ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर बढ़ जाता है, ठीक है। तो जो ये 3 पॉइंट इधर की साइड है ये हमारे क्या है, एडवांटेजेस, और इधर की साइड जो हमारे 3 पॉइंट है ये है हमारे डिसएडवांटेज। अगला हमारा क्वेश्चन है व्हाट आर द चैलेंजेस एन एंटरप्रेन्योर फेस वाइल रेजिंग फंड फॉर हिज वेंचर। तो कौन कौन से चैलेंजेस हैं जो कि फेस करता है एक एंटरप्रेन्योर जब वो जो फंड है वो रेज करता है, ठीक है। रेजिंग मनी फॉर अ न्यू बिजनेस इज़ नॉट ईजी। भाई कोई भी मार्केट के अंदर नया बिजनेस खुला है तो वो आसानी से पैसे नहीं ले सकता अपने आसपास से,
ठीक है। एंटरप्रेन्योर ऑफन फेस सेवरल प्रॉब्लम व्हेन ट्राइंग टू गेट फंड्स। तो जो हमारे एंटरप्रेन्योर है, जब वो एक नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उन्हें काफ़ी तरह की चीज़ें या फिर प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। ठीक है, तो कौन कौन सी प्रॉब्लम्स होती है हमने इन 7 पॉइंट के अंदर कवर करा है। चलिए एक एक करके इन 7 पॉइंटों को पढ़ते हैं। सबसे पहला है हमारा लैक ऑफ कोलेट्रल। बैंक ऑफन आस्क फॉर असेट एज सिक्योरिटी फॉर लोन्स। न्यू एंटरप्रेन्योर में नॉट हैव एनीथिंग टू ऑफर। अब भाई बैंक हमें लोन कब प्रोवाइड करता है? जब उसके रिटर्न में हम उसके पास कुछ गिरवी रखते हैं, जिसे कोलेट्रल बोलते हैं। ठीक है, लेकिन नए बिजनेस के पास तो गिरवी रखने के लिए कुछ होता नहीं है, तो वो इस चीज़ में भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करता है। ठीक है, दूसरा हमारा पॉइंट आता है नो बिजनेस हिस्ट्री। अब बेसिकली कोई भी नया बिजनेस खुलता है, अब उसे फंड चाहिए, तो सामने वाला बंदा तब फंड देगा जब वो उसकी हिस्ट्री के बारे में जानता हो कि हिस्ट्री में मतलब पीछे इसने काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करा है, या फिर इसकी जो बिज़नेस है मार्केट के अंदर उसकी काफ़ी ज़्यादा गुडविल है। लेकिन अगर कोई भी नया जो बिज़नेस है वो मार्केट के अंदर खुलता है तो उसकी तो कोई हिस्ट्री नहीं होती ना, तो वो इस केस में भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करता है। ठीक है, थर्ड हमारा पॉइंट आ जाता है अनक्लियर बिजनेस प्लान। कोई भी जो बिज़नेस होता है नया जो खुला हुआ होता है, उसके पास ना एक अच्छा बिजनेस प्लान नहीं होता, जिसकी वजह से उसे इजीली फंडिंग नहीं मिल पाती। तो ये भी हमारा एक रीज़न हो जाता है जिसके थ्रू जो हमारा एंटरप्रेन्योर है वो प्रॉब्लम फेस करता है। उसे मेनली इस केस में फंडिंग क्यों नहीं मिल पाती? क्योंकि उसका जो एक बिज़नेस प्लान है वो अच्छा नहीं होता, जिसकी वजह से जो हमारे इन्वेस्टर है, जो हमारे बैंक है, वो उस पर ईजिली ट्रस्ट ही नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये रीज़न होता है हमारा। फोर्थ हमारा पॉइंट है हाई रिस्क। स्टार्टअप्स आर रिस्की, मैनी फेल, सो इन्वेस्टर में नॉट वांट टू टेक द चांस। अब यार काफ़ी ज़्यादा देखे होंगे आपने, बिजनेस उठते हैं, चालू होते हैं, लेकिन उसमें से सारे बिजनेस थोड़ी चलते हैं, उसमें से काफ़ी बिजनेस बंद हो जाते हैं। इसलिए इन्वेस्टर इस रीज़न की वजह से भी कुछ नए बिजनेस को फंडिंग नहीं देते, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि यार अगर ये आगे नहीं चला तो हमारा तो जो सारा पैसा है वो डूब जाएगा। ठीक है, फिफ्थ हमारा क्या पॉइंट है लिमिटेड नॉलेज। कुछ हमारे एंटरप्रेन्योर है, ठीक है, जिन्हें काफ़ी ज़्यादा नॉलेज नहीं होती, तो बिज़नेस के अंदर भी वो सारी चीज़ें नहीं कर पाते, जिसकी वजह से उन्हें ईजिली फंडिंग नहीं मिलती। ठीक है, क्योंकि अगर उन्हें ज़्यादा नॉलेज नहीं होगी तो वो एक राइट इन्वेस्टर या फिर राइट बैंक को नहीं ईजिली ढूंढ पाएंगे जिनसे उसे क्या मिल सके, फंडिंग मिल सके। आगे लिखा हुआ है हमारा सिक्स्थ टफ कंपटीशन। मैनी पीपल आर लुकिंग फॉर फंडिंग, सो इट इज़ हार्ड टू स्टैंड आउट एंड गेट नोटिस्ड। अब भाई सिंपल सी बात है, जैसे 12th के बाद आप 12th की मार्कशीट लेके घूमते रहते हो ना जॉब के लिए। ठीक है, यही होता है ना, कंपनीज के अंदर बच्चे घूमते रहते हैं जॉब्स के लिए। अब जॉब लेने वाले तो काफ़ी ज़्यादा बच्चे हैं, लेकिन कंपनी सब बच्चे को तो जॉब नहीं दे सकती। उनमें से इंटरव्यू के थ्रू बहुत सारे बच्चे क्लियर होते हैं, बहुत सारे बच्चे रह जाते हैं, तो जो क्लियर हो जाते हैं उन्हें एक अच्छी सैलरी के साथ जॉब मिल जाती है। ऐसे ही हमारे बिजनेस होते हैं। मार्केट के अंदर ना काफ़ी ज़्यादा टफ कंपटीशन हो रखा है, हर एक दिन नए नए बिजनेस खुलते जा रहे हैं, जिसकी वजह से सब लाइन में लगे हुए हैं फंडिंग की। ठीक है, अब इतने सारे इन्वेस्टर तो है नहीं मार्केट के अंदर जो कि हर एक बिजनेस को फंडिंग प्रोवाइड करे। ठीक है, तो ये भी हमारा एक रीज़न है जिनकी वजह से जो हमारे इन्वेस्टर है वो एंटरप्रेन्योर को जो कि नया बिजनेस खोलते हैं उन्हें फंडिंग इजीली नहीं देते। सेवंथ हमारा पॉइंट आ जाता है इन्वेस्टर एक्सपेक्टेशन। जो हमारे इन्वेस्टर है ना, वो मेनली उनकी क्या एक्सपेक्टेशन होती है कि उन्हें ना बिजनेस की ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा जल्दी चाहिए। ठीक है, और अपनी जो उन्होंने फंडिंग दी है उस पर हाई अमाउंट ऑफ रिटर्न चाहिए उन्हें। ठीक है, जो कि बिजनेस के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है और बिजनेस के ऊपर क्या ऐड कर देता है, प्रेशर। हमारा क्वेश्चन है व्हाट आर बिजनेस इंक्यूबेटर्स, डिस्कस द फंक्शन ऑफ द बिजनेस इंक्यूबेटर। तो बिजनेस इंक्यूबेटर किसे कहते हैं और उनके क्या फंक्शन होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं बिजनेस इंक्यूबेटर कहते किसे हैं। लिखा हुआ है बिजनेस इंक्यूबेटर्स आर ऑर्गेनाइजेशन दैट हेल्प न्यू स्टार्टअप ग्रो बाय गिविंग देम सपोर्ट, स्पेस, एडवाइस एंड रिसोर्सेज इन द अर्ली स्टेज ऑफ देयर बिजनेस। तो जो हमारे बिजनेस इंक्यूबेटर्स होते हैं वो कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती है जो कि हेल्प करती है न्यू स्टार्टअप्स की, मतलब नए बिजनेस की हेल्प करती है ताकि वो ग्रो कर सके
और उन्हें वो क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड करती है, उन्हें सपोर्ट प्रोवाइड करती है, स्पेस प्रोवाइड करती है, एडवाइस मतलब सलाह प्रोवाइड करती है, रिसोर्सेज मतलब संसाधन प्रोवाइड करती है, ठीक है, अर्ली स्टेज बिजनेसेस को जो कि मतलब अभी न्यूली स्टार्ट हुए हैं, ठीक है। अब बात करते हैं फंक्शंस के बारे में, बिजनेस इंक्यूबेटर के फंक्शंस के बारे में। तो सबसे पहला हमारा फंक्शन है प्रोवाइड ऑफिस स्पेस, मतलब गिविंग स्टार्टअप अ प्लेस टू वर्क एट लो और नो कॉस्ट, मतलब ये न्यू स्टार्टअप्स को एक कम अमाउंट में काम करने की जगह प्रोवाइड करती है या फिर उनसे कुछ भी अमाउंट नहीं लेती, ठीक है। दूसरा हमारा पॉइंट आ जाता है गिविंग मेंटोरशिप एंड गाइडेंस, ऑफर एडवाइस एंड ट्रेनिंग फ्रॉम एक्सपर्ट टू हेल्प रन द बिजनेस बेटर। तो जो हमारे बिजनेस इंक्यूबेटर है ये न्यू स्टार्टअप को गाइडेंस भी प्रोवाइड करते हैं, मॉनिटरिंग भी प्रोवाइड करते हैं, मेंटरशिप भी प्रोवाइड करते हैं ताकि जो बिजनेस है वो अच्छे से रन हो सके। थर्ड हमारा पॉइंट आ जाता है हेल्प विद फंडिंग, कनेक्ट स्टार्टअप विद इन्वेस्टर और लोन्स टू गेट मनी फॉर देयर बिजनेस। तो जो हमारे बिजनेस इंक्यूबेटर्स है वो न्यू स्टार्टअप्स को हेल्प करते हैं, कैसे कि उन्हें कनेक्ट करते हैं नए लोगों से ताकि उन्हें फंडिंग जल्दी मिल सके। फोर्थ हमारा पॉइंट आ जाता है सपोर्ट विद लीगल एंड टेक्निकल सर्विसेज, हेल्प विद रजिस्ट्रेशन, लाइसेंसिंग, पेटेंट्स और टेक्नोलॉजी इशूज़, मतलब रजिस्ट्रेशन में, लाइसेंस लेने में जो भी दिक्कतें आती है ना उन्हें ईजिली सोल्व करने में भी हेल्प करती है बिजनेस इंक्यूबेटर, किसकी, न्यू स्टार्टअप्स की, ठीक है। फिफ्थ हमारा पॉइंट आ जाता है मार्केटिंग एंड ब्रांड हेल्प, टीच हाउ टू प्रमोट द प्रोडक्ट और सर्विसेज एंड बिल्ड अ ब्रांड। तो जो हमारे बिजनेस इंक्यूबेटर होते हैं वो हेल्प करते हैं न्यू स्टार्टअप की किस चीज़ में, कि कैसे वो अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को मार्केट के अंदर फैला सकते हैं, अपने ब्रांड को कैसे बिल्ड कर सकते हैं, ठीक है, मतलब अपने ब्रांड का नाम ज़्यादा लोगों तक कैसे पहुंचा सकते हैं, अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को ज़्यादा अमाउंट में कैसे प्रमोट कर सकते हैं। तो इन तरीक़ों के बारे में जो हमारे बिजनेस इंक्यूबेटर है वो न्यू स्टार्टअप को बताते हैं। सिक्स्थ हमारा पॉइंट आ जाता है ट्रेनिंग प्रोग्राम, ये हमारे प्रोग्राम्स भी चलाते हैं न्यू स्टार्टअप्स के लिए जिसमें वो बताते हैं नई नई चीज़ों के बारे में जिनके थ्रू जो हमारे न्यू स्टार्टअप वाले बिजनेस है वो ग्रो हो सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा गवर्नमेंट इनिशिएटिव फॉर प्रमोटिंग एंटरप्रेन्योरशिप इन इंडिया। तो गवर्नमेंट ने क्या क्या कदम उठाए हैं जिनके थ्रू वो एंटरप्रेन्योरशिप को इंडिया के अंदर प्रमोट कर सकती है, ठीक है। तो हमने 4 पॉइंट में आंसर को कवर करा है। तो चलिए सबसे पहले हम पहले पॉइंट को देखते हैं। तो सबसे पहला हमारा पॉइंट है स्टार्टअप इंडिया। जो स्टार्टअप इंडिया है ये एक ऐसी स्कीम थी जिसके अंदर सबसे पहले ये देख लेते हैं कि ये लॉन्च कब हुआ था। ये लॉन्च हुआ था हमारा 2016 के अंदर, जो कि न्यू बिजनेसेस की हेल्प करता था ग्रो होने में, ठीक है। ये ऑफ़र करता था टैक्स बेनिफिट बिजनेसेस को, इजी कंपनी रजिस्ट्रेशन, जो कंपनीज़ को रजिस्ट्रेशन में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आती है ना उसको भी काफ़ी ज़्यादा ईजी कर दिया गया था, ठीक है। फंडिंग सपोर्ट भी मिलता था, जो नए बिजनेस है उन्हें चैलेंजेस होते थे ना फंडिंग के लिए, तो इस स्कीम के थ्रू उन्हें फंडिंग सपोर्ट भी मिलता था। तीसरा हमारा पॉइंट है एनकरेज यंग पीपल टू स्टार्ट देयर ओन बिजनेस। तो जो ये स्कीम थी इसके द्वारा जो हमारे यंग लोग थे वो एनकरेज हो रहे थे अपना नया बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, ठीक है। दूसरी हमारी स्कीम थी मेक इन इंडिया। इसका नाम तो आपने सुना ही होगा, ठीक है। इसका मेन एम क्या था, स्टार्टेड टू बूस्ट मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया। इसका मेन एम था कि जितना भी सामान जो इंडिया है बाहर से एक्सपोर्ट करती है, ठीक है, या फिर इंपोर्ट करती है, ठीक है, बाहर से इंपोर्ट ना करके वो इंडिया के अंदर ही सामान को बनाया जाए। जैसे पहले के टाइम में जो हमारी इंडिया है वो चाइना से काफ़ी ज़्यादा चीज़ें इंपोर्ट करा करती थी, ठीक है, लेकिन अब वो उन चीज़ों को अपने इंडिया के अंदर ही बना लेती है और लोगों की नीड्स को कंप्लीट भी कर देती है। हेल्प्स लोकल कंपनी ग्रो एंड अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टर। तो जो ये मेक इन इंडिया स्कीम है ये लोकल कंपनीज़ की हेल्प करती है ग्रो होने में, ठीक है, और फॉरेन इन्वेस्टर को अट्रैक्ट भी करती है, फॉरेन कंपनीज़ को इन्वेस्ट भी अट्रैक्ट भी करती है कि जो फॉरेन कंपनी है ना वो हमारे देश में आके इन्वेस्ट भी करे, ठीक है, और अपनी नई कंपनीज़ भी खोले। एम्स टू क्रिएट जॉब एंड प्रमोट इनोवेशन। तो
अगर जब सारी चीज़ें अपने शहर के अंदर ही बनेगी, ठीक है, अपनी कंट्री के अंदर ही बनेगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेसेस खुलेंगे, और जब ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस खुलेंगे तो लोगों को जॉब्स भी मिलेगी, ठीक है। और ये प्रमोट करती है इनोवेशन को, मतलब न्यू आइडियाज़ को, ठीक है। तीसरा हमारा पॉइंट है स्टैंड अप इंडिया, ठीक है। ये भी हमारी एक स्कीम थी। इसके अंदर क्या आता है, चलिए देखते हैं। हेल्प SC ST एंड वुमेन एंटरप्रेन्योर्स स्टार्ट बिजनेस। तो ये SC ST वुमेन्स की हेल्प करता है कि वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर सके। प्रोवाइड बैंक लोन फ्रॉम 10 लाख टू 1 करोड़। तो ये उन्हें बैंक लोन प्रोवाइड करता है 10 लाख से लेके 1 करोड़ तक का। प्रमोट इंक्लूसिव ग्रोथ बाय सपोर्टिंग अंडर रिप्रेजेंटेटेड ग्रुप्स। तो ये काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट प्रोवाइड करता है उन ग्रुप्स को जो कि SC ST कैटेगरी के अंदर आते हैं, ठीक है। अगला हमारा पॉइंट है डिजिटल इंडिया। ये भी हमारी एक स्कीम थी। चलिए इसके अंदर देखते हैं क्या आता है। एम्स टू कनेक्ट रूरल एरियाज़ विद डिजिटल सर्विस। इसका मेनली एम था कि जो रूरल एरियाज़ है ना, उन्हें डिजिटल सर्विसेज के साथ कनेक्ट करना, ठीक है। मेक इट ईजियर टू डू बिजनेस ऑनलाइन, ताकि जो बिज़नेस है हमारा वो ऑनलाइन हो सके। एनकरेज डिजिटल स्टार्टअप एंड सर्विसेज। इसका जो मेन एम है वो क्या है कि जो डिजिटल सर्विसेज है ना, और जो नए नए बिजनेसेस खुले हुए हैं डिजिटल फॉर्म में, उन्हें प्रमोट कर सके, उन्हें एनकरेज कर सके, तो वो डिजिटल इंडिया के अंदर आते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है फंक्शन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इन अ न्यू वेंचर। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के आपको फंक्शंस के बारे में बताना है, ठीक है। तो एक एक करके देखते हैं। हमने टोटल यहाँ पे 8 फंक्शन लिखे हुए हैं। सबसे पहला फंक्शन है हमारा हायरिंग द राइट पीपल, फाइंडिंग एंड चूजिंग द बेस्ट पीपल फॉर द जॉब। दिस इंक्लूड पोस्टिंग जॉब, रिव्यूइंग रिज्यूमा एंड डूइंग इंटरव्यूज। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के द्वारा हम राइट पीपल को जॉब के लिए चुन सकते हैं। जब हम राइट पीपल को जॉब के लिए चुनते हैं तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उनके रेज्यूमे को देखते हैं, ठीक है, उनके इंटरव्यू लेते हैं। तो ये सारी चीज़ इंक्लूड होती है एक नए पीपल की हायरिंग में। दूसरा हमारा पॉइंट है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, टीचिंग न्यू एम्प्लॉय हाउ टू डू देयर जॉब वेल्स, हेल्पिंग करंट एम्प्लॉय लर्न न्यू स्किल टू ग्रो। तो ये ट्रेनिंग और डेवलपमेंट भी प्रोवाइड करता है हमारा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ये बताता है एम्प्लॉयज़ को, जो हमारे पुराने एम्प्लॉयज़ हैं उन्हें बताता है कि और अच्छे से काम कैसे करना है, ठीक है, कि ताकि वो बिज़नेस को और अच्छे वे में ग्रो कर सके। और जो नए एम्प्लॉयज़ हैं उन्हें ट्रेनिंग और डेवलपमेंट प्रोवाइड करता है, और इसके थ्रू जो हमारे एम्प्लॉय है उन्हें नई नई तरह की स्किल्स भी मिलती है, ताकि हमारा जो बिज़नेस है वो ग्रो हो सके और उनका भी पर्सनल डेवलपमेंट हो सके। थर्ड हमारा पॉइंट आ जाता है मैनेजिंग एम्प्लॉय परफॉर्मेंस। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के द्वारा हम एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को भी मैनेज कर सकते हैं। हम ये देख सकते हैं कि जो हमारे गोल्स हैं जो हमने सेट करे हैं बिजनेस के, वो अचीव हो रहे हैं या फिर नहीं हो रहे। क्या एम्प्लॉय अपना काम अच्छे से कर पा रहे हैं या फिर नहीं कर पा रहे, ठीक है। फोर्थ हमारा पॉइंट आ जाता है क्रिएटिंग अ पॉजिटिव वर्क कल्चर, मेकिंग श्योर द वर्क प्लेस इज़ फ्रेंडली, सेफ एंड रिस्पेक्टफुल, एनकरेजिंग टीम वर्क एंड गुड कम्युनिकेशन। सिंपल सी ये बात है कि कोई भी बिज़नेस है उसके जो इन्वायरमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होना चाहिए, क्योंकि अगर जो इन्वायरमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव होगा, सब एक लोगों जो सब लोग हैं वो एक दूसरे की रिस्पेक्ट करेंगे, ठीक है, और जो कम्युनिकेशन है वो फ्रेंडली वे में होगा, तो जो सारी चीज़ें हैं ना वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे से होंगी। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के द्वारा हम एक पॉजिटिव वर्किंग इन्वायरमेंट भी क्रिएट कर सकते हैं। फिफ्थ हमारा पॉइंट आ जाता है हैंडलिंग पे एंड बेनिफिट, डिसाइडिंग हाउ मच टू पे एम्प्लॉय, ऑफरिंग बेनिफिट लाइक हेल्थ इंश्योरेंस और पेड टाइम ऑफ। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के द्वारा हम ये भी डिसाइड कर सकते हैं कि जो एम्प्लॉय है उन्हें क्या क्या बेनिफिट देने हैं, उन्हें कितनी सैलरी पे करनी है, उन्हें हेल्थ इंश्योरेंस देना है या फिर नहीं देना। तो ये सारी चीज़ें क्या क्या बेनिफिट देने हैं, क्या क्या पे करना है, वो भी हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के द्वारा डिसाइड कर सकते हैं। सिक्स्थ हमारा पॉइंट आ जाता है फॉलोइंग लेबर लॉज। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के द्वारा हम ये भी चेक कर सकते हैं
कि जो हमारे सारे एम्प्लॉय हैं, जो कंपनीज़ ने रूल्स बनाए थे, रूल्स एंड रेगुलेशन, उन्हें प्रॉपरली फॉलो कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे, ठीक है। सेवन्थ हमारा पॉइंट आ जाता है मैनेजिंग एम्प्लॉय रिकॉर्ड। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के द्वारा हम एम्प्लॉय का एक रिकॉर्ड मेंटेन कर सकते हैं, मतलब उसकी जॉब हिस्ट्री मेंटेन कर सकते हैं कि 2024 में उसने इतना वर्क करा, 2025 में उसने इतना वर्क करा, 2024 में उसने इतनी सेल करी थी और 2025 में उसने इतनी सेल करी थी, कुछ इस तरीके से। 8 हमारा पॉइंट आ जाता है सोल्विंग एम्प्लॉय प्रॉब्लम। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के द्वारा हम एम्प्लॉयज़ की प्रॉब्लम सोल्व कर सकते हैं। उनके बीच जो कॉन्फ्लिक्ट हो जाती है, छोटी छोटी बातों को लेके विवाद हो जाते हैं, ठीक है, या फिर कुछ भी समस्या आती है तो हम वो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के द्वारा सोल्व कर सकते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, तो इसमें 3 पॉइंट्स है, इन 3 पॉइंट्सों को आपको पढ़ना है, मतलब ये 3 टॉपिक्स है जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। इन पे ना शॉर्ट समरी लिखने के लिए आ जाती है। तो सबसे पहला है सोशल मीडिया मार्केटिंग। जैसे नाम में ही छुपा हुआ है इसका आंसर कि सोशल मीडिया का यूज़ करके मार्केटिंग करना, उसे सोशल मीडिया मार्केटिंग कहा जाता है। तो चलिए इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। सोशल मीडिया मार्केटिंग मीन्स यूजिंग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लाइक इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर एंड लिंक्डइन टू प्रमोट अ बिजनेस प्रोडक्ट और सर्विसेज। तो सोशल मीडिया मार्केटिंग का मतलब क्या होता है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का यूज़ करके, जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, इनके थ्रू मार्केटिंग करना। जैसे आपने देखा होगा कि जो हमारे इंस्टाग्राम होते हैं, ठीक है, यूट्यूब होते हैं, उन पे एड्स आती है, ठीक है, जो स्पॉन्सरशिप होते हैं। तो जो वो एड्स आती है वो भी तो मार्केटिंग के थ्रू होती है, ठीक है। कोई भी प्रोडक्ट्स की ऐड आ रही है, आप कोई वीडियो देख रहे हो, ऐड आ रही है, तो वो भी तो स्पॉन्सरशिप करी गई है, ठीक है। उसके लिए भी उन्हें एक अमाउंट पे करना पड़ता है यूट्यूब वाले को। तो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म का यूज़ करके अपने मार्केटिंग करने के जो ये प्रोसेस होता है उसे सोशल मीडिया मार्केटिंग कहते हैं। दूसरा हमारा पॉइंट आता है वेंचर कैपिटल। वेंचर कैपिटल इज़ अ मनी दैट इन्वेस्टर गिव टू न्यू और टू स्मॉल बिजनेस दैट दे बिलीव कैन ग्रो बिग इन द फ्यूचर। तो वेंचर कैपिटल एक ऐसी कैपिटल होती है या फिर वो एक पैसा होता है जो कि जो इन्वेस्टर होता है ना, वो नए बिज़नेस को देता है, नए या फिर स्मॉल बिज़नेस को देता है, जिससे कि जो नया और स्मॉल बिज़नेस है वो आने वाले टाइम के अंदर ग्रो कर सके, या फिर इन्वेस्टर को ऐसा लगता है कि जो वो बिज़नेस है वो आने वाले टाइम में ग्रो करेगा, ठीक है। द इन्वेस्टर बिकेम अ पार्शल ओनर ऑफ द बिजनेस। और जो वो इन्वेस्टर है जो कि वेंचर कैपिटल को जिस बिज़नेस के अंदर दे रहा है, वो उस बिज़नेस का पार्शल ओनर बन जाता है, मतलब कुछ पार्ट का ओनर बन जाता है। थर्ड हमारा पॉइंट आ जाता है फैसिबिलिटी स्टडी, ठीक है। इसके अंदर देखते हैं क्या होता है। अ फैसिबिलिटी स्टडी इज़ अ वे टू चेक इफ़ अ बिजनेस आइडिया विल वर्क और नॉट बिफोर स्टार्टिंग इट। तो फैसिबिलिटी स्टडी का मतलब क्या होता है, ये एक ऐसा तरीका होता है जिसके थ्रू हम ये चेक कर सकते हैं कि जो बिज़नेस है, जो बिज़नेस का आइडिया है, वो रियली में वर्क करेगा या फिर नहीं करेगा, बिना उसे स्टार्ट करे। मतलब स्टार्ट करने से पहले ही हम उसे पता लगा सकते हैं कि जो हमारा बिज़नेस है वो आगे काम करेगा या फिर नहीं करेगा, बिज़नेस का जो आइडिया है, ठीक है। वाई डू वी डू अ फैसिबिलिटी स्टडी। तो मेनली जो ये फैसिबिलिटी स्टडी होती है ये क्यों करी जाती है, तो इसके 3 पॉइंट्स हो सकते हैं हमारे। टू अवॉइड लॉस ऑफ फेलियर। अगर हम फैसिबिलिटी स्टडी कर सकते हैं तो हमारे आने वाले फ्यूचर में हमारे बिज़नेस को लॉस ही नहीं होगा, क्योंकि हमें पता है कि जो हमारा जो ये आइडिया है ना, ये वर्क ही नहीं करेगा, ठीक है, बिज़नेस का। दूसरा, टू मेक बेटर डिसीज़न। तो इसकी हेल्प से हम काफ़ी ज़्यादा अच्छे डिसीज़न ले सकते हैं। तीसरा हमारा पॉइंट आ जाता है टू अंडरस्टैंड कॉस्ट, प्रॉफिट एंड रिस्क। तो इसके थ्रू हम कॉस्ट, प्रॉफिट और रिस्क को अच्छे से समझ सकते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है डिफाइन द कॉन्सेप्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, डिस्कस द वेरियस फंक्शन ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। तो आपको एंटरप्रेन्योरशिप की डेफिनेशन लिखनी है और आपको बताना है कि एंटरप्रेन्योर के क्या क्या फंक्शन होते हैं। तो चलिए इसके आंसर को देखते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप इज़ अ प्रोसेस ऑफ स्टार्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग, मैनेजिंग एंड टोकिंग द रिस्क ऑफ रनिंग अ न्यू बिजनेस टू मेक प्रॉफिट। तो एंटरप्रेन्योरशिप एक ऐसा प्रोसेस है, ठीक है,
जिसके अंदर हम स्टार्ट करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, मैनेजिंग करते हैं, ठीक है, और एक रिस्क लेते हैं बिजनेस को स्टार्ट करने का, एक नए बिजनेस को स्टार्ट करने का, ताकि हम प्रॉफिट बना सकें। इट इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग अ बिजनेस अपॉर्चुनिटी, गैदरिंग रिसोर्सेज एंड टर्निंग आइडिया इनटू अ सक्सेसफुल बिजनेस वेंचर। तो इसके अंदर सबसे पहले हम बिजनेस की अपॉर्चुनिटी को, कि मार्केट के अंदर किस चीज़ की ज़रूरत है, उस अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करते हैं। फिर सारे रिसोर्सेज मतलब सारे संसाधनों को इकट्ठा करते हैं और उनके थ्रू अपने आइडिया को बिजनेस के अंदर कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं एंटरप्रेन्योर के बारे में। अभी तो हमने बात करा एंटरप्रेन्योरशिप किसे कहते हैं, अब बात करते हैं एंटरप्रेन्योर के बारे में। एन एंटरप्रेन्योर इज़ अ पर्सन who takes the initiative to start a business, bring innovation and bear financial and personal risk to earn a reward। तो एंटरप्रेन्योरशिप तो मतलब बिजनेस को स्टार्ट करने के प्रोसेस को हो गया। जो बंदा इस रिस्क को लेता है, ठीक है, जो बंदा इस रिस्क को लेता है उसे एंटरप्रेन्योर कहा जाता है, ठीक है। जो कि बिजनेस स्टार्ट करता है एक नए आइडिया के साथ, जो सारा रिस्क होता है वो उसका ही होता है, ठीक है। फंक्शन ऑफ एंटरप्रेन्योर। अब जो हमारा एंटरप्रेन्योर होता है उसके क्या क्या फंक्शन होते हैं, तो सबसे पहला है आइडिया जनरेशन। सिंपल सी बात है, वो सबसे पहले एक आइडिया को जनरेट करता है। मार्केट के अंदर जो नई अपॉर्चुनिटी आ रखी होती है उसे आइडेंटिफाई करता है। दूसरा हमारा पॉइंट आ जाता है ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्सेज। दे गैदर ऑल द नेसेसरी रिसोर्सेज लाइक मनी, लैंड, लेबर एंड इक्विपमेंट टू स्टार्ट द बिजनेस। तो जो हमारा एंटरप्रेन्योर होता है वो सारे रिसोर्सेज को अच्छे से ऑर्गेनाइज करता है, जैसे मनी, लैंड, लेबर और इक्विपमेंट, ताकि वो अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सके। तीसरा हमारा पॉइंट आ जाता है डिसीजन मेकिंग। द एंटरप्रेन्योर मेक्स इंपॉर्टेंट बिजनेस डिसीजन सच एज व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ मच टू प्रोड्यूस एंड वेयर टू सेल। तो जो हमारा एंटरप्रेन्योर है वो डिसीज़न भी बनाता है, जैसे कि हमें क्या प्रोड्यूस करना चाहिए, हमें कैसे प्रोड्यूस करना चाहिए और हमें उस चीज़ को कहाँ बेचना चाहिए। चलिए इसके आगे के फंक्शंस के बारे में बात करते हैं। फोर्थ हमारा फंक्शन है इसके अंदर रिस्क टेकिंग। स्टार्टिंग अ बिजनेस इन्वॉल्व रिस्क। सिंपल सी बात है यार, अगर हम कोई भी बिज़नेस को स्टार्ट करते हैं ना तो उसके अंदर जो रिस्क है ना वो आना ही है, ठीक है। रिस्क तो हमें लेना ही पड़ता है किसी भी नए बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए। द एंटरप्रेन्योर टेक दीज रिस्क इन द होप ऑफ मेकिंग द प्रॉफिट। और एंटरप्रेन्योर होते हैं ना जो, वो इस रिस्क को लेते हैं, क्यों, ताकि आने वाले टाइम में जो उनका बिजनेस है वो प्रॉफिट अर्न कर सके। फिफ्थ हमारा पॉइंट आ जाता है इनोवेशन। एंटरप्रेन्योर ऑफन इंट्रोड्यूस न्यू प्रोडक्ट, सर्विसेज और मेथड टू इम्प्रूव द बिजनेस एंड सेटिस्फाई कस्टमर नीड्स। तो जो एंटरप्रेन्योर होते हैं वो मार्केट के अंदर एक नए आइडिया के साथ एंटर करते हैं, जिससे कि वो लोगों की ज़रूरतों को भी पूरा कर सके, ठीक है, और उन्हें सर्विस भी प्रोवाइड कर सके। सिक्स्थ हमारा पॉइंट आ जाता है मैनेजिंग द बिजनेस। जो हमारे एंटरप्रेन्योर है वो ये भी चेक करते हैं कि जो हमारा बिजनेस है उसके अंदर जो डेली ऑपरेशन होते हैं वो अच्छे से परफॉर्म हो रहे हैं या फिर नहीं हो रहे, या फिर जो सारे टास्क हैं जो वर्कर को दिए गए हैं वो अच्छे से कंप्लीट हो रहे हैं या फिर नहीं हो रहे। मतलब ओवरऑल सभी एक्टिविटीज़ पे जो हमारे एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो नज़र रखते हैं। सेवन्थ हमारा पॉइंट है मार्केटिंग एंड प्रमोशन। तो बिज़नेस के प्रोडक्ट और सर्विसेज की मार्केटिंग भी हमारे एंटरप्रेन्योर्स करते हैं और प्रमोशन भी हमारे जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो करते हैं, ठीक है। मतलब जो हमारे कस्टमर्स हैं वो हमारे प्रोडक्ट और सर्विस के टुवर्ड्स कैसे अट्रैक्ट होंगे, कैसे हमारी सेल्स इंक्रीज़ होगी, तो ये सारी चीज़ आ जाती है इस पॉइंट में। एट्थ हमारा पॉइंट है क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट। बाई स्टार्टिंग अ बिजनेस एंटरप्रेन्योर प्रोवाइड जॉब टू अदर एंड कंट्रीब्यूट टू द इकोनॉमी। तो जो हमारे एंटरप्रेन्योर होते हैं वो एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट करते हैं। कैसे, अगर कोई नया बिज़नेस स्टार्ट होगा, ठीक है, किसी कंट्री के अंदर, तो लोगों की ज़रूरत भी होगी उस बिज़नेस के अंदर काम करने के लिए, तो इसके थ्रू जॉब्स भी हमारी क्रिएट हो जाती है, जो कि ओवरऑल कंट्रीब्यूट करती है हमारी कंट्री की इकोनॉमी में। नाइन्थ हमारा पॉइंट आ जाता है लुकिंग फॉर ग्रोथ। Entrepreneurs try to expand the business by increasing production, entering new market और offering new product। जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं
वो डे बाय डे अपने जो प्रोडक्शन है जो कि बिज़नेस के अंदर होता है उसे इंक्रीज़ करते रहते हैं, ठीक है। और नई मार्केट्स में एंटर करते रहते हैं, अपने आप को डे बाय डे वो क्या करते रहते हैं, एक्सपेंड करते रहते हैं ताकि उन्हें हाई अमाउंट में प्रॉफिट हो सके। अगला हमारा क्वेश्चन है, एक्सप्लेन एनी टू थ्योरीज ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। मतलब आपको दो थ्योरीज के बारे में बताना है एंटरप्रेन्योरशिप की। तो सबसे पहली हमारी थ्योरी है इनोवेशन, थ्योरी बाय जोसेफ स्कम्पेटर, ठीक है, जो भी इसका नाम है। तो ये इनोवेशन हमारी थ्योरी है जो कि इसके द्वारा लिखी गई है। मेन आइडिया क्या आता है इस थ्योरी का, दिस थ्योरी सेज दैट एंटरप्रेन्योर आर इनोवेटर्स। जो ये थ्योरी है वो हमारी ये कहती है कि जो हमारे एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो इनोवेटर्स होते हैं, दे ब्रिंग न्यू आइडियाज़ एंड चेंज टू द मार्केट, ठीक है। तो ये तो सिंपल सी बात है जो कि आपको पहले से ही पता होगी कि जो हमारे एंटरप्रेन्योर्स होते हैं ना वो इनोवेटर्स होते हैं, वो मार्केट के अंदर नए आइडिया को लेके आते हैं, नए चेंजेस को लेके आते हैं जो कि लोगों की, कस्टमर्स की नीड्स को फुलफ़िल कर देता है। अब की पॉइंट्स देखते हैं इसके। की पॉइंट्स में लिखा हुआ है, एंटरप्रेन्योर्स क्रिएट न्यू प्रोडक्ट और इम्प्रूव एग्जिस्टिंग वन। तो जो हमारे एंटरप्रेन्योर है वो कभी कभार तो मार्केट के अंदर नए प्रोडक्ट लेके आते हैं या फिर जो पहले से ही मार्केट के अंदर एग्जिस्ट करते हैं ना प्रोडक्ट, उनमें इम्प्रूवमेंट भी कर देते हैं। दूसरा हमारा की पॉइंट है, दे फाइंड न्यू वे टू प्रोड्यूस गुड और डिलीवर सर्विस। वो नए नए तरीके फाइंड आउट करते हैं गुड्स को प्रोड्यूस करने के और सर्विसेज को डिलीवर करने के, ठीक है। थर्ड हमारा पॉइंट आ जाता है, दे ओपन न्यू मार्केट और चेंज हाउ बिजनेस इज़ डन। वो नई नई मार्केट ओपन्स करते हैं और देखते हैं कि जो बिज़नेस है वो कैसे परफॉर्म कर रहा है। एग्जाम्पल हम इसका देखते हैं, व्हेन समवन इन्वेंट अ न्यू स्मार्टफोन फीचर और क्रिएट एन ऐप दैट चेंज हाउ वी शॉप और ट्रैवल, ऑनलाइन फूड डिलीवरी, दे बीइंग एन एंटरप्रेन्योर अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी। तो देखो एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो एग्जाम्पल हमारा ये कह रहा है, जैसे किसी व्यक्ति ने कोई एक ऐप बनाया, ठीक है। पहले जो लोग थे ना उन्हें कुछ भी सामान ख़रीदना होता था तो वो दुकान पे जाके ख़रीदते थे, मतलब पर्सनली उन्हें दुकान पे जाना पड़ता था। लेकिन अब एक व्यक्ति ने एक ऐसा ऐप बना दिया जिसके थ्रू अब वो घर बैठे ही अपना जो सामान है वो ऑर्डर कर सकते हैं और जो सामान है ना वो ऑटोमेटिकली उनके घर पे डिलीवर हो जाता है, जैसे स्विगी, ज़ोमैटो, डोमिनोज़, ठीक है। ये कुछ फूड आइटम डिलीवरी वाले ऐप हैं जो आपको पता ही होंगे। तो जो ये ऐप्स बनाने का जो ये प्रोसेस है जिनके थ्रू लोगों की नीड्स पूरी हुई, तो वो भी हमारा इस थ्योरी के अंदर कवर्ड हो सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरी थ्योरी की। दूसरी थ्योरी का नाम है हमारा रिस्क बियरिंग थ्योरी, ठीक है, बाय फ्रैंक नाइट। मतलब ये फ्रैंक नाइट के द्वारा लिखी गई है। मेन आइडिया क्या था उसके बारे में बात करते हैं। इसमें हमारा मेन आइडिया है, दिस थ्योरी सेज दैट एंटरप्रेन्योर आर पीपल हु टेक रिस्क, दे आर विलिंग टू फेस अनसर्टेनिटी इन द बिजनेस टू मेक द प्रॉफिट। तो ये थ्योरी ये कहती है कि जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं ना वो व्यक्ति होता है जो कि बिजनेस के अंदर रिस्क लेता है। उन्हें काफ़ी ज़्यादा अनसर्टेनिटी फेस करनी पड़ती है बिजनेस के अंदर। अब इसके की पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं। की पॉइंट्स में लिखा हुआ है, बिजनेस इज़ फुल ऑफ अननोन्स लाइक मार्केट डिमांड, कंपटीशन और कॉस्ट। तो बिजनेस ना एक तरीके से ऐसी चीज़ है जिसके अंदर मार्केट डिमांड, कंपटीशन और कॉस्ट कभी भी बढ़ सकती है, कभी भी कम हो सकती है। मतलब हम प्रिडिक्शन कर सकते हैं लेकिन हम एग्जैक्ट अंदाज़ा ये नहीं लगा सकते कि आने वाले टाइम में क्या होगा, ठीक है। दूसरा हमारा की पॉइंट है, एंटरप्रेन्योर्स टेक फाइनेंशियल एंड पर्सनल रिस्क। तो ये तो आपको पता ही है कि जो हमारे एंटरप्रेन्योर्स है ना वो फाइनेंशियल और पर्सनल रिस्क लेते हैं बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। आगे हमारा, इफ़ द बिजनेस डज वेल दे अर्न प्रॉफिट, इफ़ नॉट दे बियर द लॉस। अगर जो बिजनेस है वो अच्छे से काम करेगा तो उसे प्रॉफिट होगा और अगर अच्छे से काम नहीं करेगा तो उसे लॉस होगा। इसके एग्जाम्पल को देखते हैं, स्टार्टिंग अ न्यू रेस्टोरेंट इन एन एरिया वेयर यू आर नॉट श्योर हाउ मैनी कस्टमर विल कम, दिस इन्वॉल्व रिस्क, इफ़ इट सक्सीड द एंटरप्रेन्योर अर्न प्रॉफिट, इफ़ नॉट दे लूज़ मनी। अब सिंपल सी बात है यार, एक बंदा है, ठीक है, उसने एक ऐसे एरिया में अपने रेस्टोरेंट को खोला है जहाँ उसे पता ही नहीं है कि उसे प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा। तो
इस पे इस केस के अंदर मेनली जो सारी चीज़ें हैं वो सिचुएशन पे बेस्ड हो जाती है, रिस्क पे बेस्ड हो जाती है। कैसे? क्योंकि उसे ये पता ही नहीं है कि उसकी चीज़ें बिचेगी या फिर नहीं बिचेगी। तो इस केस में क्या होगा, अगर उसकी जो चीज़ें हैं, जो उसने रेस्टोरेंट खोला है, वो अगर बिची तो उसे प्रॉफिट होगा, अदरवाइज उसे लॉस होगा। तो अगला हमारा क्वेश्चन है, एन एंटरप्रेन्योर इज अ सम टोटल ऑफ वेरियस यूनिक क्वालिटीज, डिस्कस दिस स्टेटमेंट बाय गिविंग सुटेबल एग्जांपल। तो इसमें ये लिखा हुआ है कि जो हमारा एंटरप्रेन्योर्स है उनके पास अलग अलग तरीके की यूनिक क्वालिटीज़ होती है, ठीक है। तो आपको इस स्टेटमेंट को डिस्कस करते हुए एग्जाम्पल देने हैं, ठीक है। तो चलिए इसके आंसर को देखते हैं। The statement an entrepreneur is a sum total of various unique quality means that to be a successful entrepreneur, a person needs to have many different qualities working together. No single skill is enough. It is a mix of trait that make us someone a good entrepreneur. तो इन्होंने बोला है कि एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनने के लिए किसी पर्सन के पास काफ़ी तरह की अलग अलग यूनिक क्वालिटीज़ होनी चाहिए, स्किल्स होनी चाहिए, जिसके थ्रू वो बिज़नेस को ग्रो कर सके, नए आइडिया को सोच सके बिज़नेस के, ठीक है। क्योंकि अगर उसके पास सिंगल स्किल होगी ना तो वो इन सारी चीज़ों को नहीं कर पाएगा। तो इसमें यही लिखा हुआ है कि एक सिंगल स्किल इनफ नहीं होती, उसके पास ना अलग अलग तरीके की स्किल्स होनी चाहिए, तभी वो एक अच्छा और सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं एग्जाम्पल्स के बारे में, मतलब उन स्किल्स के बारे में जो कि एंटरप्रेन्योर के पास होनी चाहिए। तो सबसे पहला है हमारा क्रिएटिविटी। एंटरप्रेन्योर्स ऑफन कम अप विद न्यू आइडियाज़ और न्यू वेज टू सोल्व द प्रॉब्लम। तो जो हमारे एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो नए आइडियाज़ के साथ और नए रास्तों के साथ आते हैं मार्केट्स के अंदर, ताकि वो नए नए जो प्रॉब्लम्स होते हैं उन्हें ईजिली सोल्व कर सके। चलिए इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। राइट ब्रदर इन्वेंट द एयरप्लेन बिकॉज दे हैड क्रिएटिव आइडिया टू मेक ह्यूमन फ्लाई। तो जो राइट ब्रदर्स हैं उन्होंने एक एरोप्लेन इन्वेंट करा था क्योंकि वो ये चाहते थे कि जो ह्यूमंस है वो भी फ्लाई करे बर्ड्स की तरह आसमान के अंदर, ठीक है। दूसरा हमारा पॉइंट है रिस्क टेकिंग। एंटरप्रेन्योर्स आर विलिंग टू टेक रिस्क टू स्टार्ट समथिंग न्यू इवन इफ देयर इज़ अ चांस ऑफ फेलियर। तो जो हमारे एंटरप्रेन्योर्स हैं वो हमेशा रिस्क लेते हैं, वो ऐसी नई चीज़ें करना पसंद करते हैं जिसमें काफ़ी ज़्यादा रिस्क होता है, ठीक है। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, हमें काफ़ी ज़्यादा समझ में आएगा। एग्जाम्पल में लिखा हुआ है इलोन मस्क इन्वेंटेड हिज ओन मनी इन टेस्ला एंड स्पेस एक्स व्हेन सक्सेस वॉज अनसर्टेन। तो इलोन मस्क ने भी अपना जो पैसा था वो टेस्ला के अंदर इन्वेस्ट करा क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि आने वाले टाइम में उन्हें प्रॉफिट होगा इस चीज़ के लिए। तो उन्हें प्रॉफिट हुआ भी, लेकिन उन्हें ये भी पता था कि अगर प्रॉफिट नहीं हुआ तो लॉस भी हो सकता है। मतलब उन्होंने एक रिस्क के बेसिस पे अपना जो पैसा है वो इन्वेस्ट करा था, ठीक है। थर्ड पॉइंट के बारे में बात करते हैं, हार्ड वर्क एंड डेटर्मिनेशन। तो एक एंटरप्रेन्योर के लिए हार्ड वर्क और डेटर्मिनेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है, क्योंकि बिज़नेस के अंदर उन्हें काफ़ी ज़्यादा अलग अलग तरीके की डिफ़िकल्टीज आती है। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। धीरू भाई अंबानी स्टार्टेड फ्रॉम अ स्मॉल जॉब एंड बिल्ट अ ह्यूज कंपनी लाइक रिलायंस थ्रू डेडिकेशन एंड एफर्ट। तो धीरू भाई अंबानी ने जो अपना बिज़नेस है वो एक स्मॉल जॉब के साथ स्टार्ट करा था, लेकिन आज की डेट में उन्होंने काफ़ी ज़्यादा बड़ी कंपनी बना दी है, ठीक है, जैसे रिलायंस। वो सारा जो रोल है वो किसका है, हार्ड वर्क और डेडिकेशन का। फोर्थ हमारा पॉइंट आ जाता है लीडरशिप। एंटरप्रेन्योर्स लीड टीम एंड गाइड पीपल टुवर्ड अ कॉमन गोल। जो हमारे एंटरप्रेन्योर है वो लोगों को लीड करते हैं कि वो अपने कैसे गोल को अचीव कर सकते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। रतन टाटा लेड द टाटा ग्रुप टू ग्रो ग्लोबली एंड इंट्रोड्यूस द एफोर्डेबल टाटा नैनो कार। तो जो रतन टाटा जी है उन्होंने लीड करा था, समझाया था अपने ग्रुप्स को, ठीक है, कि कैसे वो ग्लोबली वे में ग्रो कर सकते हैं अपने बिजनेस को। इसीलिए उन्होंने इंट्रोड्यूस करी थी क्या, एक टाटा नैनो कार, जो कि आपने देखा होगा उसका प्राइस भी कम होता है और कोई भी जो फैमिली है वो उसे इजीली अफोर्ड कर सकती है। आगे इसके पॉइंट्स देखते हैं हम। फिफ्थ हमारा पॉइंट आ जाता है डिसीजन मेकिंग, ठीक है। तो जो एक एंटरप्रेन्योर है वो
अच्छे से डिसीज़न भी ले सकता है और जो डिसीज़न होता है वो काफ़ी ज़्यादा फास्टर वे में भी लिया जाता है, ठीक है। तो ये भी एक हमारी क्वालिटी होती है जो कि एंटरप्रेन्योर के अंदर होनी चाहिए डिसीज़न मेकिंग की। सिक्स्थ हमारा पॉइंट है विज़न, ठीक है। ये डिसीज़न मेकिंग का एक बार एग्जांपल और देख लेते हैं। स्टीव जॉब्स डिसाइड टू फोकस ऑन सिंपल यूज़ फ्रेंडली डिज़ाइन विच आर मेड एप्पल प्रोडक्ट सक्सेसफुल। तो जो हमारे स्टीव कोई बंदे का नाम है, जिन्होंने सोचा कि हम ना जो सिंपल चीज़ों पे और यूज़र फ्रेंडली डिज़ाइन पे फोकस करें। तो उन्होंने जो आप ये एप्पल का फ़ोन आपने देखा होगा, तो वो जो डिज़ाइन है ना वो उनके द्वारा ही बनाया गया है। तो उन्होंने ना सिंपल और यूज़र फ्रेंडली चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करा, जिनके थ्रू उन्होंने ये लोगो जो डिज़ाइन करा था एप्पल का, ठीक है, जो कि आप फ़ोन्स के पीछे देखते हो। सिक्स्थ हमारा पॉइंट आ जाता है विज़न। एंटरप्रेन्योर्स सी व्हाट अदर माइट नॉट टू सी, अ बिग ड्रीम और गोल। तो एंटरप्रेन्योर का विज़न इतना अच्छा होना चाहिए कि जो एक नॉर्मल व्यक्ति को चीज़ें नहीं दिखती ना, वो एंटरप्रेन्योर को दिख जाती है, ठीक है। मतलब उनके बड़े बड़े सपने, उनके गोल्स, ऐसा हमारा जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके पास इस तरीके की क्वालिटीज़ होनी चाहिए। एग्जाम्पल के थ्रू बात करते हैं। मार्क ज़ुकरबर्ग had the vision to connect people through Facebook which became a global platform। तो जो ये हमारे मार्क साहब है, ठीक है, उन्होंने सोचा कि हम जो लोग बाग हैं उन्हें एक दूसरे से कैसे कनेक्ट कर सकते हैं ईजिली ग्लोबली वे में। तो उन्होंने फेसबुक डिज़ाइन करा, जिसके थ्रू आज जो फेसबुक है वो एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू हम किसी से भी कनेक्ट हो सकते हैं ईजिली। अगला हमारा क्वेश्चन है, Not all startups are successful. Elaborate this statement by enumerating the reason leading to failure of startup। अब सिंपल सी बात है यार, मार्केट के अंदर जितने भी बिजनेस आते हैं वो सक्सेसफुल तो रहते नहीं है। तो उनके पीछे का क्या कारण हो सकता है वो आपको बताना है, क्या रीज़न हो सकता है, ठीक है। तो लिखा हुआ है, इसके आंसर को देखते हैं। Starting a new business is exciting, but not all startups succeed. Many startups fail due to different reason। अब एक नए बिजनेस को स्टार्ट करना लोगों के लिए एक्साइटिंग तो हो सकता है, लेकिन क्या वो जो बिज़नेस है वो सक्सेस करेगा या फिर फेल हो जाएगा, वो उस बिज़नेस के हाथ में नहीं होता। तो ये किन किन चीज़ों पर बेस होता है कि जो बिज़नेस है वो सक्सेस करेगा या फिर फेल होगा, चलिए उनके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला हमारा पॉइंट है नो मार्केट नीड। कुछ ऐसे बिजनेस होते हैं जिनकी मार्केट के अंदर नीड नहीं होती, तो वो सिंपल सी बात है यार, वो तो फेल ही करेंगे ना। द प्रोडक्ट और सर्विस इज नॉट यूजफुल और नीडेड बाय द पीपल। एग्जाम्पल, मेकिंग अ गैजेट दैट नो वन वॉन्ट टू बाय। जैसे प्रोडक्ट और सर्विसेज तुम बना रहे हो, मार्केट के अंदर प्रोवाइड कर रहे हो, लेकिन मार्केट को ना उसकी ज़रूरत ही नहीं है, तो जो आपका बिजनेस है वो डेफिनेटली क्या होगा, फेल होगा। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ कि आपने एक ऐसा गैजेट बनाया जिसकी मार्केट के अंदर ज़रूरत ही नहीं है, तो लोग बाग उसे क्यों बाय करेंगे। दूसरा हमारा पॉइंट आ जाता है पुअर बिजनेस मॉडल। आपका जो बिज़नेस मॉडल था ना वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब था। द स्टार्टअप डज नॉट हैव क्लियर प्लान टू मेक मनी। मतलब आपके एक बिज़नेस के पास एक क्लियर प्लान था ही नहीं, ठीक है। तो इस केस में भी आपका जो बिज़नेस है वो फेल करेगा। आपके पास एक स्ट्रैटेजी थी नहीं कि आपको किस तरीके से अपने बिज़नेस को रन करना है, तो उस केस में भी फेल करेगा, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट्स इसके अंदर ही आ जाते हैं हमारे। थर्ड हमारा पॉइंट आ जाता है लैक ऑफ फंड्स। जब बिज़नेस को ईजिली फंड नहीं मिल पाता तो जो बिज़नेस है वो सिंपल सी बात है भाई बंद ही हो जाता है, ठीक है। फोर्थ हमारा पॉइंट आ जाता है वीक मैनेजमेंट और टीम। बिज़नेस के ग्रोथ में जो सबसे बड़े फैक्टर होते हैं ना, वो बिज़नेस के अंदर काम करने वाले लोग होते हैं। अगर जो बिज़नेस के अंदर काम करने वाले लोग हैं वो अच्छे से काम नहीं कर रहे, उनके पास अच्छी स्किल नहीं है, तो बिज़नेस ग्रो नहीं कर पाएगा और आने वाले टाइम में जो बिज़नेस है वो फेल हो जाएगा। फिफ्थ हमारा पॉइंट आ जाता है इग्नोरिंग कस्टमर। नो लिसनिंग टू कस्टमर फीडबैक और कंप्लेंट कैन लीड द फेलियर। अब सिंपल सी बात है यार, तुम अपने प्रोडक्ट को बनाए जा रहे हो, कस्टमर के फीडबैक को देख ही नहीं रहे कि उसे चाहिए क्या, एग्जैक्ट में उसे चाहिए क्या। तो इसकी वजह से भी आपके जो कस्टमर है वो आपके प्रोडक्ट को बाय नहीं करेंगे आने वाले टाइम में, और आपका जो बिज़नेस है वो फेल हो जाएगा। सिक्स्थ हमारा पॉइंट आ जाता है स्ट्रॉन्ग कंपटीशन। तो भाई जो तुम प्रोडक्ट बना रहे हो उसके काफ़ी ज़्यादा ब्रांड्स मार्केट के अंदर पहले से ही प्रेजेंट होते हैं,
ठीक है, जिसकी वजह से जो मार्केट के अंदर है ना वो काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन बढ़ रखा है। तो आपको क्या करना है, अपनी प्रोडक्ट और सर्विसेज को मार्केट के अंदर ऑफ़र करना है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा कम अमाउंट पे करना है, ठीक है, ताकि कम अमाउंट के साथ आपको बेस्ट फैसिलिटी भी प्रोवाइड करनी है, ताकि आप उस कंपटीशन के अंदर टिक सको मार्केट के अंदर, ठीक है। क्योंकि आज के टाइम में जो नए बिज़नेस मार्केट के अंदर ओपन होते हैं ना, वो ईज़िली सर्वाइव नहीं कर पाते। काफ़ी ज़्यादा बच्चे ये बोलेंगे कि भैया आपने तो बोला था कि आप शॉर्ट ट्रिक्स बताओगे क्वेश्चन याद करने की, लेकिन आपने तो अभी तक बताई नहीं। तो इसलिए मैं दोबारा स्टार्टिंग के पहले क्वेश्चन पे आ चुका हूँ। अब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको शॉर्ट ट्रिक्स बनानी है हर एक क्वेश्चन को याद करने की। जैसे हमारा पहला क्वेश्चन है, तो सबसे पहले मुझे इसके ऑप्शन देख लेने हैं, और ऑप्शंस के मतलब जो भी इसके आंसर में ऑप्शन लिखे हुए हैं, पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन, ठीक है, इनके स्टार्टिंग के वर्ड को पिक कर लेना है। जैसे स्टार्टिंग का वर्ड क्या है मेरा, IIS, ठीक है। तो अब मुझे इन IIS से एक ऐसा वर्ड बनाना है जो कि मैं याद रख सकूं। जैसे मैंने इसका बनाया है ISI, ठीक है। तो अब मुझे पूरा क्वेश्चन याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कभी कभार क्या होता है, पेपर में बैठते ही ना आप पूरे एकदम से ब्लैंक हो जाते हो, ठीक है। तो अगर आपको जैसे शॉर्ट में याद होगा ISI, तो आपको सारे पॉइंट याद आ जाएंगे, ठीक है। जैसे मैंने बनाया ISI, तो I से होगा मेरा इनोवेशन एंटरप्रेन्योर, S से होगा मेरा सोशल एंटरप्रेन्योर, और दोबारा I से होगा मेरा इनिशिएटिव एंटरप्रेन्योर। तो ऐसे बनती है हमारी क्वेश्चंस को याद करने की शॉर्ट ट्रिक्स, ठीक है। एक और क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ। ये दूसरे क्वेश्चन में तो कोई शॉर्ट ट्रिक बनाने की ज़रूरत नहीं है, इसे आप खुद भी लिख सकते हो बना के। थर्ड क्वेश्चन में मैं आपको बता देता हूँ कुछ शॉर्ट ट्रिक। जैसे इसमें सबसे पहले मैंने ऑप्शंस को देखा, कितने पॉइंट है मेरे, टोटल 4 पॉइंट है। अब मुझे याद करना है, ऐसे याद करना है कि मैं कभी भूलूँ ही ना। इसलिए मैं क्या करूँगा, जो ये मेरी हेडिंग दे रखी है ना चारों पॉइंट्स की, इनमें से मेन वर्ड को उठा लूँगा। अब आप सोचेंगे भैया अभी तो आप ये बोल रहे थे कि वर्ड स्टार्टिंग के उठा लो। स्टार्टिंग के वर्ड आपको तब उठाने हैं जब आपकी जो ये हेडिंग है ना ये छोटी छोटी हो, लेकिन अगर जो आपकी हेडिंग है वो बड़ी बड़ी है तो उसमें ना आपको मेन वर्ड उठाने हैं। जैसे जो ये मेरे चारों पॉइंट हैं, सारे ही पॉइंट टी से स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। अब मैं टी उठा लूँगा तो ऐसे तो कोई वर्ड बन नहीं पाएगा, ठीक है। तो मैंने इसमें से क्या उठाया है, मैंने प्रोडक्ट का P उठाया है, ठीक है। मैंने उसके बाद आइडिया का I उठाया है, ठीक है। फिर इस वाली हेडिंग में से टेक्नोलॉजी का T उठाया है। उसके बाद मैंने इस वाली इक्वेशन में से जो भी ये हेडिंग दे रखी है इसमें से मैंने उठाया है वेज का W, ठीक है। तो मेरे वर्ड क्या निकल के है, PITW, ठीक है। तो मैंने इससे क्या वर्ड बनाया, PITW, ठीक है। मैंने A और एक्स्ट्रा ऐड कर दिया इसमें। A मैंने क्यों एक्स्ट्रा ऐड करा, ऐसे ही, क्यों ऐसे ही, क्योंकि इससे मेरा वर्ड बन रहा है पिटवा, ठीक है। बस मुझे ये याद रखना है कि पिटवा वाला जो वर्ड है ना उसमें मुझे PITW के ही पॉइंट्स लिखना है, A मेरा एक्स्ट्रा है, तो इससे मुझे याद हो गया। अब अगर ये क्वेश्चन आ जाता है एंटरप्रेन्योर और इनोवेटर जस्टिफाई द स्टेटमेंट, तो मुझे सारे पॉइंट्स याद करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे कोड याद है पिटवा, ठीक है। तो पिटवा में पीट देना है क्वेश्चन को। पिटवा से पी से आ जाता है मेरा प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, ठीक है, दे क्रिएट न्यू प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। आई से आ जाएगा मेरा दे इम्प्रूव एग्जिस्टिंग आइडियाज़, ठीक है। और टी से आ जाएगा मेरा दे यूज़ न्यू टेक्नोलॉजी, और ए से और डब्ल्यू से आ जाएगा मेरा दे फाइंड न्यू वेज टू डू बिजनेस, और ए से मुझे कुछ करना नहीं है। तो आपको ऐसे ही हेडिंग से ना वर्ड्स बना लेने हैं, फिर वो कोड को याद करके चले जाना है, उससे आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प होती है पेपर में, ठीक है। तो इस तरीके से आप शॉर्ट ट्रिक्स बना सकते हो। और अगर आप चाहते हो कि मैं हर एक क्वेश्चन की शॉर्ट ट्रिक्स बना के आपको प्रोवाइड करूँ, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो सबसे पहले तो आपको इन क्वेश्चन को अच्छे से रट्टा मार लेना है, अच्छे से समझ लेना है जो भी अभी तक मैंने वीडियो के अंदर कवर कराया है, और फिर उसके बाद अगर आपके पास टाइम बच जाता है तो आपको सिलेबस पे नज़र मार लेनी है। सिलेबस क्या है मैं आपको बता देता हूँ। सिलेबस में मेनली आपकी 5 यूनिट है, ठीक है। पहली यूनिट में आपके 2 चैप्टर हैं, दूसरी यूनिट में आपका 1 चैप्टर है, तीसरी यूनिट में भी आपका 1 चैप्टर है, चौथी यूनिट में आपका 1 चैप्टर है, और 5वीं यूनिट में आपके 3 चैप्टर हैं। आपको क्या करना है, सिलेबस देख के आपको इन चैप्टर की जो ये हेडिंग है ना, इन हेडिंग को खाली समझ लेना है। लेकिन ये आपको कब करना है, जब आपके पास टाइम बचे।
जैसे पहला हमारा जो यूनिट है उसके जो पहले चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू एंटरप्रेन्योरशिप, तो आपको एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब पता होना चाहिए। और अधिकतर जो इसके टॉपिक्स है ना हेडिंग के ही, वो मैंने नोट्स के अंदर कवर करा दिया। जैसे एंटरप्रेन्योरशिप ये पता ही है आपको पहले से। तो अगर आपके पास टाइम बचे तो आपको इन सारे चैप्टर्स की हेडिंग के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि कभी कभार इसे ही इलैबोरेट करने का जो हमारा क्वेश्चन है वो बन जाता है। लेकिन सबसे पहले आपको क्वेश्चंस को अच्छे से रट्टा मार लेना है, उसके बाद टाइम बचे तब करनी है ये चीज़, ठीक है। तो अब रिवीजन आप कैसे करोगे? रिवीजन तभी हो पाएगी जब आप हमारे नोट्स को परचेज़ करोगे और अपने जो कॉन्सेप्ट्स हैं उन्हें अच्छे से रिवाइज़ करोगे, क्योंकि जो हमारा नोट्स का अमाउंट है ना वो काफ़ी ज़्यादा कम रखा गया है, 29 रुपीज़। तो यार आप परचेज़ कर लेना और अच्छे से रिवीजन करके आना और एग्ज़ाम में फोड़ के आना, ठीक है। और अपना फीडबैक भी देना कमेंट में आके अगले दिन कि जो आपका एग्ज़ाम है वो कैसा गया है। तो एट द एंड थैंक यू सो मच, आप हमारी वीडियो में यहाँ तक जुड़े रहे। जो भी बच्चे जुड़े रहे उनके डेफिनेटली पेपर में 100% मार्क्स आएंगे अगर आप वीडियो को अच्छे से देखते हो, पूरी समझिए, या अगर आपने वीडियो अच्छे से और आपने नोट्स परचेस करके अपनी रिवीजन करी है, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर कर दो जिन्हें यही नहीं पता कि अगला पेपर किस चीज़ का है, ठीक है। और ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है जिसके ऊपर मैं सबसे पहले नोटिफिकेशन देता हूँ कि आपकी जो वीडियो है वो एग्जैक्ट किस टाइमिंग पे आने वाली है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बच्चों के मैसेज आते हैं कि भैया वीडियो कब आएगी, अभी डाल दो, किस टाइम डालोगे। तो मैं उन सब का रिप्लाई नहीं कर पाता, तो आप मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो कर सकते हो जो कि है मिस्टर मोहित ठाकुर के नाम से, ठीक है। तो जिसके थ्रू आपको पता चल जाएगा कि जो एग्जैक्ट हमारी वीडियो है वो किस टाइमिंग पे आने वाली है और आप वीडियो को सबसे पहले देख सको। तो चलिए बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में अगले एक नए सब्जेक्ट के साथ।